तो आज बच्चों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं फटाफट सारे चैप्टर जितने भी हो सकते हैं वो मैं फटाफट फ्री में यूट्यूब पे फ्री लेक्चर सारे के सारे अपलोड करने वाला हूँ, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, बट थोड़ा समय मेरे पास कम रहता है, बाकी जॉब प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, उन चीजों के चक्कर में। तो मैंने अर्जेंट बेसिस पूछा था मे 22 वालों को कौन सा अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। आफ्टर टैक्स ऑडिट डालने के बाद सब बच्चों को बोला सर वैसे ही नोट्स आप दो, कि मतलब टैक्स ऑडिट में जैसे मैंने करा था उसके अंदर की स्मॉलेस्ट जो जितने कंसाइज नोट हो सकते थे फुल कवरेज के साथ वो मैंने लिए थे, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस इन वन पीडीएफ ओनली। बहुत कम पेजेस की पीडीएफ थी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। रिवीजन लेक्चर के अंदर भी फुल रटवाया था, फुल क्लोजेस लिंक करवाए थे, इंटरलिंक करवाए थे, राइट। तो उन बच्चों के हिसाब से डिमांड आने लगी सर सारे चैप्टर डालो, तो सारे डालेंगे, थोड़ा सा समय दो मुझे, ओके। तो फिर अर्जेंट बेसिस पे मेरे 20 वालों को पूछा सर कारो 2020 पहले डाले बच्चों को या फिर कंपनी पहले डालूं मैं अर्जेंट बेसिस। तो कारो 2020 उसके अंदर विनर रहा है। तो कारो 2020 की वीडियो अपन सेम लेके आ गए। अगेन इसके अंदर क्या करने वाले, ओनली 13 पेजेस के 13 पेजेस के नोट्स है ये। सर आप देखे होंगे शायद कुछ फैकल्टी के इससे भी कम पे हो, पर मेन चीज इसके अंदर 100% कवरेज है, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस। और इंटरलिंकिंग भी कर रखी है मैंने इसके अंदर कि कोई क्लोज अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस से मिल रहा है या फिर कोई ऐसे स्टेनो ऑडिटिंग से मिल रहा है तो मैंने इधर पहले डाल दिया, इंटरलिंक करा दिया। क्लोज आपस में कैसे इंटरलिंक है वो भी मैंने इधर डाल दिया, राइट। 13 पेजेस के अंदर सब कुछ कवर है आपको, इसके अलावा और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सब इसके अंदर ही मिल जाएगा आपको। सेम समझाने वाला काम तो अपन करेंगे ही, बट समझने के साथ साथ रट्टाफिकेशन जरूरी होता है, जैसा अपन ने बाकी सारे चैप्टर में करा है। तो रटना तो पड़ेगा ही, वरना ऐसे नंबर नहीं देगा। तो रटना की जिम्मेदारी हर बार मैं ही लेता हूं, इस बार भी रटने की जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। तो चलो बिना समय व्यर्थ करे गवाए अपन शुरू करते हैं। एक और चीज, अगर आप टेक्स्ट के ओनली क्लोजेस रटने आए हो, कंटेंट तो अभी मैं रटवाऊंगा, सब रटवाऊंगा, अगर ओनली क्लोजेस के नंबर नाम रटने आए हो कि ये क्लोज नंबर 1 पीपी का है ऐसा वाला, तो ये वीडियो अभी मत, ये वाली वीडियो मत देखो। उसके लिए मैं 2 एक दिन के अंदर दूसरी वीडियो डालने वाला हूँ, वो 15-20 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि मैं सब एक में कराऊंगा ना। क्लोजेस की नंबर रटने पे अगर तुमको ध्यान दूंगा ना तो तुम आधा ध्यान पूरा उधर ही लगा दोगे, तो समझोगे नहीं और अंदर का कंटेंट याद नहीं कर पाओगे, वो नहीं रट पाओगे। तो इसलिए उसकी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जैसे टेक्स्ट वर्ड का करा था, कंटेंट अंदर का कंटेंट और इसको समझने वाला अंदर का कंटेंट रटना और अभी समझने पे ध्यान रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 15-20 मिनट की उसके अंदर क्लोजेस याद होंगे। तो क्लोजेस अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्लोजेस रटने पे 1% ध्यान मत देना, बोल रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही रटवाऊंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम क्लोजेस जो मैं बोल रहा हूँ नंबर 1 पीपी का है, 2 इन्वेंटर का है, वो सुनते जाओ कि हाँ है तो है, वो रटना मैं बाद में रटवाऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कारो 2020 क्या फुल फॉर्म होती है मालिक इसकी, फालतू बात है वैसे तो, पर फिर भी कारो 2020 की फुल फॉर्म होती है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। देख लेना क्या बताऊं उसके अंदर कैसे आया है ये। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर सीजी को पावर दे रखी है। 143 सबसेक्शन 11 के अंदर सीजी को पावर दे रखी है, उसने नोटिफाई करा है, ठीक है। फालतू बात है, कोई काम की नहीं है, काम की मैं बताता हूँ। किसको एप्लीकेबल है कारो 2020, एवरी कंपनी, सारी कंपनी को एप्लीकेबल है, सारी कंपनी को, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। वो अब एमसीक्यू में घुमा देगा कि मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी मना कर रहा है कि नहीं हम फॉरेन कंपनी, हम पे कारो 2020 नहीं लगेगा। नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, एमसीक्यू में अपन बताएंगे नहीं भाई तू गलत बोल रहा है। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इंक्लूडिंग ब्रांचेस, ब्रांचेस पे भी एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी छोड़ो ब्रांचेस पे भी एप्लीकेबल है ना। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एज वेल एज ब्रांचेस पे भी एप्लीकेबल है, तो सब पे एप्लीकेबल हो गया ये, ठीक है। अब किस पे एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट एप्लीकेबल किस पे नहीं है, अब ये रटना है, क्योंकि एग्जाम में ये आंसर जब क्वेट करते ना अपन, कोई भी आंसर पूछ गया इस पे एप्लीकेबल है या नहीं, तो अपन को पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ देना होता है। तो डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा किस पे एप्लीकेबल नहीं है। आईबी कॉप्स, आईबी कॉप्स इस पे एप्लीकेबल नहीं है। आईबी कॉप्स मतलब इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। आईबी कंपनी सी, आईबीसी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, जो अंडर सेक्शन 8 वाली होती है। अंडर सेक्शन 8 वाली कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, जो पहले चैरिटेबल कंपनीज है यार, धर्मात्मा वाली कंपनी है, उसको भी तुम इन लफड़ों में उलझाओगे क्या, नहीं। आईबीसी ओ, ओपीसी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी पर, प्राइवेट छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी में भी एप्लीकेबल नहीं है। एस स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। आईबी कॉप्स पे एप्लीकेबल नहीं है, रट गया ऑटोमेटिकली। आईबी कॉप्स इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 8, आईबीसी ओ, ओपीसी एस स्मॉल, पी प्राइवेट कंपनी पर छोटी वाली, छोटी वाली प्राइवेट कंपनी को एग्जाम करा है, सबको एप्लीकेबल नहीं करा है छोटी वाली प्राइवेट कंपनी पर। छोटी वाली प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन उन्होंने दे रखा है कि 1-1-10 याद क्या करना है, 1-1-10, 1-1-10 याद करना है। प्राइवेट कंपनी छोटी कब होती है, 1-1-10 तक है, अगर उसकी लिमिट 1-1-10 तक है, 1-1-10, 1-1-10, 1-1-10 पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ तक है। एग्जाम मतलब सारी तीनों कंपनी, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ तक है, बोरोइंग 1 करोड़ तक है, रिवेन्यू 10 करोड़ तक है। क्या पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ तक है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ तक है, बोरोइंग 1 करोड़ तक है, पेड अप कैपिटल हो गया, बोरोइंग हो गया, रिवेन्यू 10 करोड़ तक है, तो आप एग्जाम्प्ट हो भाई, तो आप एग्जाम्प्ट हो, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो यार, आप पे हम कारोट लगा के बिना फालतू आपको उलझाएंगे नहीं, आप छोटे बच्चे हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें ध्यान रखने वाली, वो मैं अब बताता हूँ। अगर आप पे ये लिमिट, आप इस लिमिट के अंदर हो, पर आप किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या फिर सब्सिडी हो, किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडी हो, तो आप एग्जाम नहीं हो, आप पे कारो लगेगा। किसी भी पब्लिक कंपनी की आप होल्डिंग या फिर सब्सिडी हो, तो आप एग्जाम नहीं हो, आप पे कारो लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि पब्लिक कंपनी होना आपस में बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसके बच्चे या वो उसके पापा हो, तो आप पे कारो लगेगा। अब तो आप चाहे इस लिमिट के अंदर भी क्यों नहीं हो, तो भी आप पे कारो लगने वाला है, ठीक है। तो आप सब्सिडी या होल्डिंग को किसी पब्लिक कंपनी में, तो आप पे लगेगा ही लगेगा किसी भी हालत में, चाहे प्राइवेट कंपनी इस लिमिट के अंदर ही क्यों नहीं हो, ठीक है। और एक और चीज जो अपन लिमिट देखेंगे, ये पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस वगैरह की, तो रिवेन्यू वगैरह ये जो देखनी है कि पेड अप शेयर कैपिटल एज एट बैलेंस शीट डेट देखनी है, रिवेन्यू देखनी है वो एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है एक साल का, पूरे एक पीरियड का, वो पूरे पीरियड का मिला के। पर जो बोरोइंग देखनी है, जनरली हर लिमिट के केस में ऐसा ही होता है, तुमने देखा होगा, बाकी लिमिट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो बोरोइंग होती है ना, वो एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर होती है, कभी भी, किसी भी एक भी दिन, एक दिन छोड़ो, एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी अगर आपकी बोरोइंग किसी एक सेकंड के लिए भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ के ऊपर थी, 1 करोड़ के ऊपर थी, तो आप पे कारो 2020 लगा देंगे। तो बोरिंग कब देखनी है? एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये तब की बोरिंग देखनी है आपको। बाकी पेड अप शेयर रिजर्व सरप्लस एज एट बैलेंस शीट डेट, जो लास्ट 31 मार्च होता है अपना। रिवेन्यू जो पूरे साल भर का टोटल हुआ, वो रिवेन्यू, जो रिवेन्यू निकालते हैं ना, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से रिवेन्यू निकालते हैं, इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। शेड्यूल 3 जो अपन ने पढ़ा हुआ है एफआर के अंदर, तुमने पढ़ा होगा, वो मैं अभी नहीं बता रहा, तो उसके अंदर तुमने पढ़ा है शेड्यूल 3 के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन है रिवेन्यू की, मतलब उसके अंदर अदर इनकम को भी इंक्लूड करते हैं ना, तो वो अदर इनकम को भी इंक्लूड करके जो रेवेन्यू निकल रहा है शेड्यूल 3 के हिसाब से, इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का रेवेन्यू, वो 10 करोड़ तक है, वो 10 करोड़ तक है, तो आप पे कारो नहीं लगेगा। अगर उससे एक्सीड हुआ तो लग जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल बातें हो गई। कारो 2020 ओनली स्टैंड लोन, मतलब कारो ही 2016 भी ऐसा ही था, ओनली स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है, ओनली स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, उस पे कारो 2020 नहीं लगता है। एमसीक्यू पॉइंट है, याद कर लेना, कारो 2020 कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लगता है, ओनली एक ही क्लोज लगता है उस पे कारो का 21 नंबर क्लोज है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या क्लोज है, वो लॉजिकल क्लोज है, यू पता पड़ जाएगा कि वो सीएफएस के लिए ही बना है, तो सीएफएस पे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी क्लोज कारो का नहीं लगता है, एक्सेप्ट जो मतलब कोई भी सीएफएस पे कोई भी क्लोज नहीं लगता है एक्सेप्ट 21। ओके, तो ये हो गई। अब जो लिमिट मैंने तुमको बताई है एक एक 10 करोड़ की, वो कैसे कैलकुलेट करनी है, मतलब पेड अप कैपिटल 1 करोड़ तक की रखनी है, बोरिंग 1 करोड़ की रखनी है, रेवेन्यू 10 करोड़ का रखना है, तो कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी, वो कैलकुलेशन मैंने नीचे बहुत अच्छे से समराइज करके दे दी है, ठीक है। तो उसके अंदर ये मैं स्पेसिफिक कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो देख लेना, बाकी तुम खुद भी पढ़ लेना स्पेसिफिक पॉइंट्स। इसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल जब निकालेंगे अपन 1 करोड़ तक होनी चाहिए ना, तो 1 करोड़ तक क्या होना चाहिए? इक्विटी, प्रेफरेंस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी तुम कंफ्यूज मत होना कि ओनली रिवेन्यू रिजर्व लेने, कैपिटल रिजर्व भी लेने, इंक्लूड रिवेन्यू, रिवेल्यूशन रिजर्व तक लेना है इसके अंदर, रिवेल्यूशन रिजर्व भी लेना है इसके अंदर, इक्विटी लेना है, प्रेफरेंस लेना है, कैपिटल रिजर्व लेना है, रिवेन्यू रिजर्व भी लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेना है, रिवेल्यूशन रिजर्व भी लेना है, ये सब लेने हैं, इंक्लूडिंग ईसॉप का रिजर्व भी लेना है अपन को। अगर ये सब मिला के 1 करोड़ तक है तो नहीं, अब तो आप पे कारो नहीं लगेगा, प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी का बोल रहा हूँ। तो कैपिटल रिजर्व भी लगेगा, रिवोल्यूशन रिजर्व भी लगेगा, इधर बहुत ऐसे घुमाते हैं कैपिटल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व लगा के, तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई सा भी रिजर्व हो वो सब इंक्लूड होंगे 1 करोड़ के लिमिट के अंदर, राइट। और एक्सक्लूड क्या होगा इसके अंदर? शेयर एप्लीकेशन कोऑर्डिनेटर्स, बहुत नॉर्मल नॉमिनल बात है, ये कोई कैपिटल थोड़ी ना, अपनी शेयर एप्लीकेशन तो रिफंड करनी पड़ जाएगी अगर अपन उनको शेयर अलॉट नहीं करे, तो नॉर्मल बात है, ठीक है, वो तो अपन को एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। सेम फॉर बोरिंग, बोरिंग के अंदर मैंने बोला था, अब बोला नहीं था सॉरी, हाँ, बोरिंग जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से, जो कौन कौन सी बोरिंग इंक्लूड करनी है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी भी आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से ली हुई कोई भी बोरिंग हो, चाहे सिक्योर हो, अनसिक्योर हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो, सब कुछ इंक्लूड करना है, सबको इंक्लूड करना है, मतलब करना है, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई इंडिविजुअल से बोरिंग लिए तो इंक्लूड नहीं करना, वो उससे कितनी भी बोरिंग ले लो तो वो लिमिट में नहीं गिनेंगे अपन, उससे कितनी भी बोरिंग ले लो उसको लिमिट में नहीं गिनेंगे अपन, ठीक है। तो लोन फ्रॉम
बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, ये अपन को ध्यान में रखना है कि ये मतलब उतनी 1 करोड़ की लिमिट में गिनेंगे। अब चाहे सिक्योर हो अनसिक्योर हो सब लेंगे, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो सब लेंगे। टर्म लोन, डीडी, कैश ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरेंगे, सिक्योर अनसिक्योर, क्रेडिट कार्ड, ये सब लेंगे। इंटरेस्ट जो अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया। अक्रू मतलब 1 साल 2 साल बाद लोन को रीपे करना है, मतलब इंटरेस्ट भी 2 साल बाद ही देना है। तो अपन अक्रू तो हर महीने होता जाएगा ना, हर दिन अक्रू होता जाएगा, अक्रूड बेसिस अकाउंटिंग हर दिन अक्रू होता जाएगा। पर ड्यू कब होगा? ड्यू तो 2 साल बाद होगा ना, वो पे कब करना है, मतलब ड्यू 2 साल बाद करना है। तो अक्रू एज वेल एज ड्यू दोनों कंडीशन हो गई तो इंक्लूड करना है बोरिंग में, बाकी नहीं करना। नॉन फंड फैसिलिटी जो अभी नॉन फंड में ली अपन ने, कोई परफॉर्मेंस गारंटी दी अपन ने कि ये मैं परफॉर्मेंस फुलफिल कर दूंगा, तो अभी तक नॉन फंड बेस है कि हाँ मैं पूरी कर दूंगा, पर वो अपन वो परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं कर पाए अपन, तो वो अब अपन को वो 1 लाख रुपए की गारंटी अपन को पे करनी पड़ेगी कैश में, तो नॉन फंड फंड में कन्वर्ट हो गई, तो इधर इंक्लूड हो जाएगी उस लिमिट के अंदर। ठीक है। अब सेम रिवेन्यू मैंने बोला था शेड्यूल 3 के हिसाब से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम भी लेनी पड़ेगी, सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सब कुछ, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, जो फिक्स असेट बेची को इन्वेस्टमेंट बेचा उसका गेन और लॉस वो भी लेना पड़ेगा, ये सब अपन को लेना पड़ेगा। बोरिंग में एक्सक्लूड करना है अपन को लोन फ्रॉम इंडिविजुअल, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। रेवेन्यू के अंदर एडवांस लिया, लॉजिकल बात है यार, एडवांस कोई रेवेन्यू होता है क्या? जीएसटी एक्साइज ड्यूटी कोई रेवेन्यू है क्या? तो टैक्स है भाई, गवर्नमेंट मोदी जी को देना है, वो अपन अपनी जेब का थोड़ी ना है, वो तो मोदी जी ले जाएंगे, अब वो पैसा वो अपना नहीं है भाई। ठीक है, तो वो चीज देखनी है अपन को। अब नॉर्मल क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक क्वेश्चंस के अंदर तुम देखना, ध्यान से रखना, जहां पे मैंने आंसर लिखा है वो फुल फ्लेजर आईसीआई का आंसर है, जो आईसीआई ने आंसर दिया था उसको एग्जैक्ट उठा के मैंने इधर पटक दिया है, बस बोल्ड और हाईलाइट कर दिया कीवर्ड, जो तुमको पढ़ने में इजी रहे। ठीक है, पर जहां जहां मैंने हिंट लिखा है, जहां जहां हिंट लिखा है वो 100% आंसर नहीं है, उस आंसर के अंदर इतना आंसर पर सफिशियंट है, वो ये नहीं बोला कि इसके नंबर, अगर तुमने ये जो मैंने बोला है वो लिखा है ना, 100% मार्क्स वैसे भी तुमको मिलने वाले। पर जब मैंने क्या, जो चीज अपन ऊपर कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं बार बार रिपीटेशन नहीं करा। अब जो ये क्वेश्चन था ना, उसको जो स्टार्टिंग करनी थी वो यहाँ से करनी थी कि कारो किस पे एप्लीकेबल है किस पे नहीं है, वो ऊपर नोट्स में पढ़ चुके हैं ना, किस पे एप्लीकेबल है किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टार्टिंग आपको जो करनी है वो आंसर की, वो एप्लीकेबल नहीं किस पे एप्लीकेबल नहीं वो समझा के करना है। तो उसके बाद जो नॉर्मल आंसर था वो मैंने लिख दिया, जो जो रिलेवेंट चीजें थी। ठीक है, इसके 100% मार्क्स मिलेंगे आपको, उसकी टेंशन मत लो। बस एप्लीकेबल नॉन एप्लीकेबल पॉइंट उधर समझा देना, पूरा का जो ऊपर नोट्स पे लिखा है, फिर ये पॉइंट जो मैंने लिखे है वो समझा देना 100% मार्क्स से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब एजुकेटिंग चाइल्ड लिमिटेड एक अंडर सेक्शन 8 की कंपनी है, उस पे लगेगा कि अंडर सेक्शन 8 पे अपन ने पढ़ा था आईबी कॉप्स कंपनी अंडर सेक्शन 8 नहीं लगता, उस पे करो खत्म करो। आशु प्राइवेट लिमिटेड 70 लाख की बोरेंगे उससे ईच, बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 70 लाख कितने हो गए 140 लाख, मतलब 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख हो गया। तो ये एप्लीकेबल है इसके ऊपर, एप्लीकेबल हो गई, क्योंकि 1 करोड़ तक लिमिट है, अगर 1 करोड़ तक होता तो आप पे एप्लीकेबल नहीं होता, 1 करोड़ से ऊपर गया तो आप पे एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना, नॉर्मल बात बोल रहा हूँ ना यार, इसमें कोई बड़ी बात तो बता ही नहीं, मतलब पहले भी समझा दिया आपको ये चीजें, मतलब इतना समझाने की जरूरत थोड़ी ना है आपको अंदर से, पहले मैंने बता दिया वो चीजें, वो नॉर्मल चीजें। इस क्वेश्चन को नॉर्मल देख लो यार, कब क्या बताऊं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कैपिटल रिजर्व लेस देन 50 करोड़, सेल्स 6 करोड़, ये 1 करोड़ तक की लिमिट होती है अपन नॉर्मल, ये 10 करोड़ तक की लिमिट होती है नॉर्मल, दोनों लिमिट के अंदर है, तो क्या ही बोलूं, इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल करो। अब ये जैसे अब तुमको और चीजें मैं बताऊं, पेड अप शेयर कैपिटल 60 लाख, मतलब अब अपन को देखना है ना वो 1 करोड़ की लिमिट के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल तो इंक्लूड होगी ही होगी, रिवोल्यूशन रिजर्व भी मैंने बोला था इंक्लूड होगा, ऐसे गेम खेल जाएगा, कैपिटल रिजर्व भी इंक्लूड होगा, पीएनएल का डेबिट बिल लॉस, लॉस माइनस होगा ना, प्रॉफिट ऐड होता है तो लॉस माइनस होगा, सीधी बात है। तो इनको ऐड माइनस करने के बाद 98 लाख का कैपिटल रिजर्व निकल रहा है, कारो एप्लीकेबल है क्या? नहीं भाई, 98 लाख पे का 1 करोड़ की लिमिट है, कारो एप्लीकेबल नहीं है। बहुत नॉर्मल चीज है, कॉन्सेप्ट समझो बाकी अपना आप सोल्व होंगे। अब आ गए क्लोजेस, जो मेन इंपॉर्टेंट वाले क्लोजेस थे। अब इन क्लोजेस पे जो मैंने तुमको पहले बोला, एक तो इंटरलिंकिंग मैंने कर रखी है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इसको पीपी का क्लोज है उसको इंडेक्स 10 से लिंक करना है, और एस 10 से लिंक करना है और इंडेक्स 16 का लिंक करना है। आप जब भी आंसर कोड करो ना, एस 10 का और इंडेक्स 16 का रेफरेंस दे देना, क्योंकि ये दोनों भी पीपी के रिलेटेड है, ऐसे ही पता नहीं कब कौन सा रेफरेंस घुसा दे उसके अंदर। ठीक है, तो वो तुमको देना है। एक और चीज जो मैं वापस बोलना चाह रहा हूं तुमको, भाई जी क्लोजेस के कंटेंट को मैं अभी रटवाऊंगा और समझाऊंगा, उस पर ध्यान देना। क्लोजेस के नंबर को रटने पे अभी ध्यान मत दो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैंने बोला ना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रटाऊंगा 15-20 मिनट की वीडियो पे, तुम अगर उस पर ध्यान देने लग गए तो तुम पूरी वीडियो का कचरा कर दोगे या फिर तुम टाइम वेस्ट कर दोगे। जो मैं बोल रहा हूँ, एक पीपी का होता है, मान लेना एक पीपी का होता है, टू इन्वेंट्री का होता है, टू इन्वेंट्री का होता है, याद करने की कोशिश मत करना, वो मैं कराऊंगा, बस काम खत्म। ठीक है, अब अभी समझने पे और अंदर का कंटेंट रटने पे ध्यान दो। ओके, तो चलो शुरू करो।
क्लोज नंबर 1 बोलता है कारो का, ये क्लोज नंबर 1 है जो कारो का, वो बोलता है पीपी के बारे में रिपोर्टिंग करनी है ऑडिटर को, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में रिपोर्टिंग करनी है। तो अब एज एन ऑडिटर, अगर तुम ऑडिटर हो तो तुम ऑडिटर को, तुमको कैसे पता पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इस कंपनी के? तुम बैलेंस शीट देखोगे या दूसरा डॉक्यूमेंट देखोगे? तो तुम जैसे बैलेंस शीट देखोगे उसको दिखाएगा कि 10-10 करोड़ की इतनी जमीन है, 5-5 करोड़ की इतनी मशीनरी है, ये सब है। तुम पढ़ते ही पहले, अगर तुम ऑडिट कर रही हो, कभी तुमने छोटी सी भी जिंदगी में कहीं पे भी ऑडिट करी है, दिमाग ऑडिट छोड़ो, तुम नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाओगे, ऑडिटर हो, उस तो दिखा दी बैलेंस शीट में जमीनें जायदाद। अब तुम देखोगे ये एक्चुअली में है या नहीं है, कैसे देखोगे? ऑफ कोर्स यार, कैसे देखोगे? उसके तुम डॉक्यूमेंट मंगाओगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मंगाओगे, उसकी डीड मंगाओगे कि कंपनी की ही है ना। एक तो तुम डीड मंगाओगे और एक तुम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओगे। एक तो तुम डीड मंगाओगे, एक तुम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओगे। ठीक है, हो सकता है कंपनी पे बेनामी का केस चल रहा हो, कुछ कर रहा हो, मतलब प्रॉपर्टी बेनामी तो नहीं है ना, पता लगा असली में एग्जिस्ट करती नहीं हो, बोगस हो वो। ठीक है, तो ये चीजें करोगे, बहुत नॉर्मल चीजें मैं बोल रहा हूँ। तुम फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी ने जो बुक्स मेंटेन करके, फिजिकल वेरिफिकेशन में मिला कि 10 करोड़ की जो उन्होंने बुक्स में दिखा रखी थी वो तो 5 करोड़ की जमीन ही है। तो तुम रिमेनिंग जो 5 करोड़ डेफिशिएंसी है उसको बुक्स के अंदर एडजस्ट कराओगे कि 5 करोड़ की डेफिशिएंसी है, उसको एडजस्ट करो बुक्स के अंदर। कितनी नॉर्मल बात है यार, ये चीजें बहुत नॉर्मल बातें है ना, बस इतनी ही बात है। ये क्लोज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम देखना, कोई भी जमीन हो जो उसका रिकॉर्ड हो, तो उस रिकॉर्ड को, जैसे रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे होता है बैलेंस शीट, जो मैंने तुमको बोला ना बैलेंस शीट जो तुम चेक कर रहे हो, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा होता है, पर यहाँ पे एक बार नॉर्मल याद करने के पर्पज से बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तुमने कोई जमीन देखी तो एक तो तुम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, एक तुम उसकी टाइटल डीड मंगाओगे, एक तुम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, एक तुम टाइटल डीड मंगाओगे। टाइटल डीड मंगाओगे कि वो कंपनी के नाम पे ही है ना जमीन, भाई पता चला हो किसी और के नाम पे हो, तुम अपनी जमीन बता के शो कर रहे हो उसको। एक फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे कि भाई हो सकता है टाइटल डीड भी उनके नाम पे हो, पर कंपनी की जो 10 करोड़ की जमीन बता रही है 10 करोड़ की बची ही नहीं भाई, वो 10 करोड़ की जमीन तो बची ही नहीं है, वो तो 5 करोड़ का हिस्सा बचा है उसका, सब टूटी फूटी जमीन बच गई उधर। तो उसको फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराओगे, फिजिकल वेरिफिकेशन को डिस्क्रिपेंसी आई तो उसको डील भी करोगे प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको डील भी करना पड़ेगा, राइट। ये चीजें हो गई। और एक बेनामी तो नहीं है वो प्रॉपर्टी, ये मैंने तुमको बोला था, वो बेनामी तो नहीं है, इस चक्कर में अपन को फिजिकल वेरिफिकेशन और डीड अपन को चेक करनी पड़ेगी। अभी एक रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है, उसको अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। अब वापस एक बार शुरू के पॉइंट से आते हैं। क्या कंपनी ने एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं? क्या कंपनी ने एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं क्या पीपी के? फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या कंपनी ने एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं क्या पीपी के? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे थे, सॉरी मैंने पॉज करी थी वीडियो थोड़ी सी। हाँ, तो कंपनी ने क्या प्रॉपर्ली सारे एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं क्या? और कंपनी ने अपन जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाले मैंने पॉइंट बोला था, एक तो कंपनी एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं, वो एडिक्वेट रिकॉर्ड को अपन फिजिकली वेरीफाई भी करेंगे। अगर फिजिकली वेरिफिकेशन के अंदर अपन को कोई दिक्कत लगी कि फिजिकल वेरिफिकेशन में 5 करोड़ की मतलब 5 करोड़ की जमीन ही है, कंपनी ने इसको 10 करोड़ दिखा रखी है, तो रिमेनिंग 5 करोड़ का गैप अपन बुक्स के अंदर एडजस्ट भी तो कराएंगे भाई, ओवर वैल्यू कैसे दिखा दे अपन एसेट्स की, राइट। तो अब इसके अंदर ध्यान रखना है तुमको, क्या कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन करे है क्या, मतलब एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करिए क्या, उसके अंदर क्या पॉइंट ध्यान रखना है? पीपी का भी रखना है, एक तो पीपी का मतलब सारी एसेट्स का पीपी का भी रखना है, सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। पहले ये कारो 2016 के अंदर नहीं था, कारो 2016 के अंदर नहीं था कि इंटेंजिबल एसेट्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो पहले नहीं था, अब आ गया है ये। तो पीपी का भी करना है, इंटेंजिबल एसेट्स का भी करना है, एमसीक्यू पॉइंट से ध्यान रखना है ये चीजें। फिजिकल वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे मैनेजमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करिए, वैसे मैं पहले याद कराने के लिए तुमको बोला था ऑडिटर वाला, मैनेजमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन का। क्या मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन करता है क्या? रीजनेबल इंटरवल पे, यहाँ पे क्या बढ़ दिया है, रीजनेबल इंटरवल। तो अब रीजनेबल इंटरवल मतलब डिफाइन कर रखा है इसको नोट, गाइडेंस नोट के अंदर। रीजनेबल इंटरवल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी किधर सिचुएटेड है, मतलब लोकेशन क्या है प्रॉपर्टी की, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, बहुत सी चीजों पे डिपेंड करेगा रीजनेबल इंटरवल। बट उन्होंने जनरली दिया है कि एटलीस्ट मैनेजमेंट को ऐसा तो करना चाहिए कि वंस इन ए 3 ईयर, 3 साल के अंदर, मतलब सॉरी वंस इन मतलब ऐसा आपका प्लान बनाओ फिजिकल वेरिफिकेशन का कि 3 साल के अंदर अंदर सारी एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए, 3 साल के अंदर अंदर सारी एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए, ऐसा आपका प्लान बना लो। 3 साल के अंदर अंदर सारी एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो उसको प्रॉपर्ली बुक्स के अंदर डील करना है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो उसको प्रॉपर्ली बुक्स के अंदर डील करना ही करना है, राइट। अब एक और चीज, जो टाइटल डीड है कंपनी की, जो मैंने बोला था तुम बैलेंस शीट में पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या मंगाओगे उससे, टाइटल डीडी मंगाओगे ना, कि असली में तुम्हारे नाम पे है नहीं है, कोई सपोर्टिंग तो दो, तुमने दिखा तो रखी है, कोई सपोर्टिंग तो दिखाओ कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है या नहीं है।
तो वो चीज तुम सबसे पहले करने वाले हो। ये बहुत नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग है, हर ऑडिटर ये करेगा। तो वो टाइटल डीड मंगाओगे, वो टाइटल डीड जो जो कंपनी ने बैलेंस शीट में शो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो वो टाइटल डीड कंपनी के नाम पे ही होना चाहिए, एक्सेप्ट लेजर लीजी वाला रिलेशनशिप होता है, तो लेजर लीजी उनके में एग्रीमेंट उनके नाम पे होगा, राइट। अदरवाइज जो भी है वो कंपनी के नाम पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको रिपोर्टिंग करनी है एक फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट ऐसे एग्जैक्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसी ऐसी चीज रट्टा मारने बैठे तो पूरा कल्याण हो जाएगा ना, तो इतनी चीजें याद नहीं होनी। पर हाँ, नॉर्मल चीजें वैसे राट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई नहीं है कंपनी के नाम पे तो बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे दो, कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी है, और वो असली में किसके नाम पे है, क्या प्रमोटर डायरेक्टर वगैरह के नाम पे है, क्या कब से वो बता रखा है कि प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे, कंपनी वाले ने कब से बता रखा है कब से, और क्यों कंपनी के नाम पे नहीं है, रीजन क्या है उसका। ये नॉर्मल चीज है बहुत, ठीक है। तो वो अब आप देख लेना। और ये चीज बतानी है ना, रीजन नॉट हेल्ड इन कंपनी नेम, ये डिस्प्यूट के केस में बतानी है कि डिस्प्यूट चल रहा है इसलिए नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो एक बतानी है। बेनामी, कोई भी प्रॉपर्टी जो कंपनी के नाम पे है उस पे क्या बेनामी का केस हो रहा है क्या, या तो इनिशिएट हो गया है या फिर पेंडिंग है, कोई ऐसा बेनामी का केस चल रहा है क्या उस प्रॉपर्टी में कि वो बेनामी है। बेनामी एक तो तुमने पढ़ा होगा ना, पेपर नंबर 6D कौन सा ईसीएल वाला जो है उसके अंदर पढ़ा होगा। अगर ऐसा है तो डिस्क्लोज कर लो, प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कर दो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब एक पॉइंट है रिवेल्यूशन वाला, ये अच्छा पॉइंट है, रिवेल्यूशन 10%। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी का कोई रिवेल्यूशन कराया है क्या, प्रॉपर्टी का रिवेल्यूशन कराया है, और उसमें जो चेंज हुआ है, वैल्यू में चेंज हुआ है, वो 10% से ज्यादा है क्या, 10% या 10% से ज्यादा है क्या उसका चेंज, वो 10% या 10% ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी देखना है। इस क्लास ऑफ प्रॉपर्टी मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के अंदर भी जो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स होती है, ऑफिशियल बिल्डिंग हो गई या फिर रेसिडेंशियल हाउस वाली बिल्डिंग हो गई, वो ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी जो भी क्लास डिफाइन कर रखी है इन डेज नया शेड्यूल 3 के अंदर, ईच क्लास के अंदर देखेंगे जो भी चेंज हुआ। लाइक लैंड का अपन मान ले फ्री होल्ड लैंड का, अगर फ्री होल्ड लैंड का टोटल एक कोई भी एक लैंड का कराया, फ्री होल्ड लैंड 10 तरह की लैंड है अपने पास, ठीक है, 10 लैंड के अंदर अपने एक फ्री होल्ड लैंड का रिवैल्यूएशन कराया, तो जो 50 लाख का जो चेंज है, 50 लाख रिवेल्यू हो गया। अब रिवेल्यू चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, कुछ भी हो सकता है रिवेल्यूशन के अंदर। अब वो 50 लाख डिवाइड बाय टोटल फ्री होल्ड लैंड की वैल्यू, जो 10 लैंड है टोटल फ्री होल्ड लैंड की वैल्यू, अगर वो 10% या 10% से ज्यादा है तो अपन को यहाँ पे अमाउंट बताना है, वरना नहीं बताना। 10% या 10% से ज्यादा है तो अपन को अमाउंट बताना है। ईच क्लास इफ चेंज इज 10% और मोर। और एक और चीज का ध्यान रखना, जो रिवेल्यूशन कराना है वो केवल रजिस्टर्ड वैल्यू से कराना है। किससे कराना है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराना है। सब हाईलाइट कर रखे दे रखी है मैंने चीजें, इतना तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वेदर द रिवैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड अमाउंट चेंज हुआ है, तो वो अमाउंट बताओ अगर 10% से ज्यादा है, 10% या 10% से ज्यादा है, इन एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी, ठीक है, ईच क्लास ऑफ पीपी के अंदर तुमको बताना है। ओके, अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस तुम देख लो, मतलब मैं ही देख लेता हूँ तुम्हारे साथ साथ, चलो तुम भी देखोगे, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चंस क्या डाले थे मैंने। ओके, अब एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसने बंद कर दिया। अब वो बोल रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद कर रहा हूँ पर मेरा ट्रेडिंग कंसर्न तो चला ही रहा हूँ, ट्रेडिंग कंसर्न तो चलाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहा हूँ पर ट्रेडिंग तो करूंगा ही कंपनी का। मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करा उस बंदे ने, फिजिकल वेरिफिकेशन में 1 करोड़ 1 लाख की डिस्क्रिपेंसी आई है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करा उसने 1 लाख की डिस्क्रिपेंसी आई है, पर वो उसने प्रॉपरली बुक्स के अंदर डील भी कर दिया, उसने रिटर्न ऑफ कर दिया बुक्स से, वो चीज रिटर्न ऑफ कर दिया जो डिस्क्रिपेंसी थी, ठीक है ना। वहां पे उनको क्या करना था, कोई डिस्क्रिपेंसी आई है क्या, आई है तो उसको डिस्क्रिपेंसी को क्या प्रॉपर्ली डील करा है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हाँ भाई डिस्क्रिपेंसी आई है, उसने प्रॉपर्ली डील कर लिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बस नॉर्मल यही चीज है। तो अब इसके अंदर मैंने हिंट में क्या दे रखा है, एक तो ऊपर पेरा नंबर 1 मतलब जो 1 है, क्लोज नंबर 1 अपन को डिटेल में शो करना है, वहां पे डिटेल में लिखना है। मैंने यहाँ पे बस हिंट के अंदर लिखा है वेदर मैनेजमेंट वेरीफाई द पीपी एट रीजनेबल इंटरवल। अब वो तुमको थोड़ा डिटेल में देना है, डिस्क्रिपेंसी कोई आई है तो प्रॉपर्टी डील करिए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, नॉर्मल चीज वो लिखनी है। पर यहाँ पे एक और चीज एडिशनल 570 से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उसका बंद कर दिया है, तो हो सकता है उस पर गोइंग कंसर्न का इशू आ जाए, तो अपन को यहाँ पे बताना है कि अप्रोप्रिएट ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन है या नहीं है, वो चीज अपन को देखनी है, राइट। वो हो गया। अब उसके बाद ऑडिटर को एक नोट देना है कि हाँ उसका कोई लिक्विडेशन का एम नहीं है, नाइदर नॉन मतलब उसकी कैपेसिटी अच्छी चल रहा है, कोई भी लिक्विडेशन का एम नहीं है, वो गोइंग कंसर्न है ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से। ओके, मतलब वो ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से गोइंग कंसर्न है, वो ट्रेडिंग कर रहा है अभी तो चलेगा, जिंदा है अभी तक तो बिजनेस। फिजिकली वेरीफाई भी करा है मैनेजमेंट ने, रीजनेबल इंटरवल पे डिस्क्रिपेंसी आई है, वो प्रॉपर्ली डील भी करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये उसको रिपोर्टिंग ऐसे करनी है, मतलब ये चीज लिख के रिपोर्टिंग करनी है कारों के अंदर। ओके, नॉर्मल चीज है। फैक्ट्री बिल्डिंग इन द नेम ऑफ डायरेक्टर, फैक्ट्री बिल्डिंग है वो कंपनी डायरेक्टर के नेम पे या फिर टाइटल डीड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेम पे है, ऐसा कुछ भी चल रहा है, ये नॉर्मल चीजें है।
तो ठीक है ना, अपने एक क्लोज था कि अगर कंपनी के नाम पे वो नहीं है बिल्डिंग, मैंने तो बोला था ना कंपनी के नाम पे होना चाहिए, तो वो वाला क्लोज रेफर कर दो कि कौन वही, ओनली वही क्लोज रेफर करना है, पूरा का पूरा वो रामायण रेफर मत करना। कर दो तो तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पूरी पूरी रामायण भी वापस समझा दो, सारे के सारे क्लोजेस थे कौन, मतलब सारे के सारे क्लोजेस, मतलब ये जितने भी अलग अलग तरह के थे ना, कि एडिकेसी ऑफ रिकॉर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड, ये तीनों चारों, ये सब जगह हर जगह सारे नहीं रेफर करने होते, जिस चीज का रिलेवेंस है, यहाँ पे कंपनी में नाम पे नहीं है तो यहाँ पे केवल टाइटल डीड वाला क्लोज रेफर करना है आंसर के अंदर। पर कभी कभार ऐसे वो रेयर चांस में सारे के सारे रामायण बस देती है, पर बहुत रेयर होता है वो चीज, तो जनरली वही रेफर करना है जो रिलेवेंट हो, टाइटल डीड वाला यहाँ पे रिलेवेंट है तो टाइटल डीड वाला यहाँ पे वो वाला क्लोज मेंशन कर देना, वो समझा देना, यहाँ पे हिंट मैंने दे रखा है, टाइटल डीड वाला पूरा समझा दो। फिर उसके बाद एक यहाँ पे एक नई चीज थी मैंने डाल दिया आंसर के अंदर, टाइटल डीड का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, सेल डीड हो सकती है, ट्रांसफर डीड हो सकती है, कन्वेंस डीड हो सकती है, लीज होल्ड एग्रीमेंट हो तो लीज होल्ड लैंड है तो एग्रीमेंट हो सकता है, वो नॉर्मल चीज है। यहाँ पे कंपनी के नाम पे नहीं है वो चीजें, तो ये मैंने तुमको बोला था उस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी, उस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग कर दो, नॉर्मल चीज है ना, इजी चल रहा है ना अभी तक, इजी चलो, समझते भी ध्यान, तो अंदर की चीजें भी रटवा ही रहा हूँ जितनी हो सकती है वो सारा ट्रिक नॉर्मल दी, जो मैंने तुमको बोला था एज एन ऑडिटर कि अगर तुम हो तो क्या चीजें चेक करोगे, टाइटल डीड, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, डिस्पेंस बुक से देखोगे, बेनामी तो नहीं है, वो नॉर्मल चीजें ऐसे ही याद करना है। जहाँ पे निमोनिक था आईबी कॉप वाला वो मैंने तुमको दे ही दिया, तो हर चीज को रटने की अलग अलग टेक्निक होगी, वो मैं तुमको रटवाते जाऊंगा। क्लोज नंबर रटने की जिम्मेदारी मेरी है अगली वीडियो से, उस पर भी ध्यान तुम मत देना। ओके, अब क्लोज नंबर 2, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री को किससे लिंक कर सकते हो तुम आंसर में, एस टू से, इंडेस टू से, उसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। इन्वेंट्री में भी सेम चीज है, फिजिकल वेरिफिकेशन करा है क्या, डिस्क्रिपेंसी आई है तो उसको बुक्स के अंदर डिस्क्लोज करा है क्या। अब जो इसके अंदर चीज है जो ऊपर वाले क्लोज से चेंज होती है, एक तो ये नया वाला क्लोज इसके अंदर यहाँ पे डाला हुआ है वर्किंग कैपिटल लिमिट वाला, मैं बताता हूँ क्या होता है वो वर्किंग कैपिटल लिमिट, और एक फिजिकल वेरिफिकेशन, वहां पे भी एक 10% वाली लिमिट दे रखी थी, पर वो 10% वाली लिमिट किसकी थी, रिवैल्यूएशन की, याद करना, वो ही बच्चे आधे कंफ्यूज होते हैं, हाँ यार उधर भी 10% था इधर भी 10%, वो चीज तुम ध्यान से देखो, उधर जो 10% की लिमिट थी वो थी रिवैल्यूएशन वाले क्लोज के अंदर, रिवैल्यूएशन वाले क्लोज के अंदर, ठीक है। यहां पे जो डिस्क्रिपेंसी वाली है वो है, जो 10% की लिमिट है वो है डिस्क्रिपेंसी वाले के अंदर, मतलब फिक्स असेट के अंदर तो चाहे 1 रुपए का, मतलब 1 रुपए तो चलो इमटेरियल अमाउंट हो गया, 1 लाख का भी चेंज आया, 1 लाख का भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई फिजिकल वेरिफिकेशन और उसमें, तो रिपोर्ट करना है। इसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर अगर डिस्क्रिपेंसी आई 10% और मोर इन ईच क्लास, क्लास जो मैंने तुमको सेम उधर भी वही था फिक्स असेट के अंदर, इधर के अंदर देख लो क्लास मतलब डब्ल्यूआईपी हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, ऐसे जो भी क्लास होते हैं, स्टोर स्पेयर वगैरह। अगर डिस्क्रिपेंसी आई किसी फिजिकल वेरिफिकेशन और इसके अंदर बुक्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी आई 10% और मोर इन ईच क्लास, तो अपन को देखना है कि प्रॉपर्ली, मतलब उसका एक तो अमाउंट बताना है और प्रॉपर्ली डील हुआ है नहीं हुआ है वो देखना है, प्रॉपर्ली डील हुआ है नहीं हुआ है बुक्स के अंदर, वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी के अंदर चीज देखनी है, उधर रिवोल्यूशन के अंदर था पॉइंट, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी के अंदर है, राइट, ये चीज नोट करके चलना, डिस्क्रिपेंसी के अंदर है यहाँ पे 10%, ऊपर रिवोल्यूशन के अंदर 10% है, ये इंटरलिंकिंग होती है क्लोजेस की, ओके। अब एक और चीज इधर है, मतलब इन्वेंट्री के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करना बहुत नॉर्मल चीज है, राइट। अब फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे भी देखा, रीजनेबल इंटरवल, रीजनेबल इंटरवल वही सेम चीज, इन्वेंट्री किस जगह पड़ी है, कितने वैल्यू की है, वो सब चीजें, पर एक और इंटरलिंकिंग ऊपर वाले क्लोज से करो, वहां पे मैंने बोला था 3 साल के अंदर कर हो जानी चाहिए सारी एसेट्स की, यहाँ पे है कि मटेरियल आइटम जितने भी है ना उनकी 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए, सारे मटेरियल आइटम की, सारे मटेरियल आइटम की हर साल मतलब हो जानी चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या हो जानी चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन हर साल के अंदर हो जानी चाहिए, राइट। ये हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन वाला ऊपर वाला क्लोज। अब वर्किंग कैपिटल लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट जानते हो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लिमिट होता है शॉर्ट टर्म लोन, सीसी, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, सीसी, ओडी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये होती है वर्किंग कैपिटल लिमिट। वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है ना, वो इधर क्यों डाला, तुम बोलोगे सर शॉर्ट टर्म बोरिंग वाले को इन्वेंट्री वाले के अंदर क्यों डाला, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग जनरली जो बैंक देती है ना, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैं तो इसलिए समझा रहा हूं तुमको, वो देती है करंट असेट्स के बेसिस पे। करंट असेट में भी मेनली दो तरह, एक तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, और एक इन्वेंट्री, इन दो चीजों को देखिए, क्रेडिटर भी देखती है, क्रेडिटर माइनस करने के लिए तुमने अगर वो एफएम के अंदर इंटर में पढ़ो, एमपीबीएफ, वो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस लिमिट, वो सारी कैलकुलेशन होती है ना, वो इसी के बेसिस पे होती है, इन्वेंट्री कितनी है आपकी और ट्रेड रिसीवेबल कितना है, लाइक जितनी आपकी करंट असेट है माइनस क्रेडिटर्स, उसका 25% तो बोलती है कि हम मार्जिन रखेंगे और रिमेनिंग 75% का हम आपको वर्किंग कैपिटल लोन दे देंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग दे देंगे, 75% एज ए नॉर्मल बोल रहा हूँ, सब बैंक का अलग अलग कैलकुलेशन होता है।
तो जितनी आपकी इन्वेंट्री को मान के चलो, यहाँ पे इन्वेंट्री का 75% बैंक आपको लोन दे देगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, वर्किंग कैपिटल लिमिट दे देगी, सीसीओडी शॉर्ट टर्म बोरिंग प्रोग्राम। तो अब बैंक को देखना पड़ेगा ना कि इन्वेंट्री है भी सही इनके पास। इन्वेंट्री एक बार तो एग्जिस्ट करती थी, बाद में एग्जिस्ट नहीं करती हो सकता है कुछ टाइम बाद अपन ने सेल आउट कर दी और बैंक ने तो लोन दे रखा हो उसको और वो खा के भाग जाए रुपए, तो इसलिए ऑडिटर को बोला भाई तुम उनकी इन्वेंट्री पे भी रिकॉर्ड करो। अगर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5 करोड़ के ऊपर वर्किंग कैपिटल लिमिट ले रखी है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ के ऊपर दे रखी है, तो ऑडिटर को चेक करना है कि मतलब मैंने तुमको बोला ना कि हर महीने के अंदर ऑडिटर उनको मतलब बैंक वालों को देखना पड़ेगा ना इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती नहीं करती है। तो इन्वेंट्री वगैरह चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट मंगाती है कंपनी से हर महीने, मंथली या फिर क्वार्टरली, जो भी बैंक का रूल होता है कि उस क्वार्टरली रिटर्न वगैरह के अंदर बताती है, पूछती है, मतलब ऑडिटर को सर्टिफाई करवाना, ऑडिटर सर्टिफाई नहीं होता, ऑडिटर नहीं होता उसके अंदर, बस वो लिख के मतलब होता है कि आपकी कितना स्टॉक अभी इस क्वार्टर एंड पे एग्जिस्ट करता है, कितने डेटर एग्जिस्ट करते हैं, कितने क्रेडिटर एग्जिस्ट करते हैं। अब हो सकता है कि कंपनी वाले तो कुछ भी दे दे डाटा, बैंक वालों को कुछ भी दे दे, ऐसा हो सकता है ना। तो वो चीज फ्रॉड वगैरह रोकने के लिए बोला कि भाई ऑडिटर तुम चेक करके बताओ कि जो हमको डाटा दिया है क्वार्टरली रिटर्न वगैरह में, वो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह से मैच करता है नहीं करता है, वही चीज है। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो ये क्लोज भी लग जाएगा कि मतलब जो क्वार्टरली रिटर्न और या फिर जो और स्टेटमेंट जो भी फाइल करे कंपनी ने बैंक के साथ, वो बुक्स के साथ एग्री करता है कि बुक्स के अंदर भी 1 करोड़ की इन्वेंट्री बताइए, आपको भी उस महीने 1 करोड़ की इन्वेंट्री ही बोलिए, ठीक है ना। तो ये चीज ऑडिटर को चेक करके बताएंगे कि ये चीजें सही बोलता है, बताइए कंपनी वाला, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री के क्लोजेस हो गए। 5 करोड़ की लिमिट यहाँ पे ध्यान रखना। और उसके पहले अपने पास क्या लिमिट आई है, 10% की लिमिट आई है। फिक्स एसेट वाले के अंदर 10% रिवैल्यूएशन और इन्वेंट्री वाले में 10% डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। और एक और टाइम लिमिट क्या आई, फिजिकल वेरिफिकेशन की, रीजनेबल इंटरवल। फिक्स एसेट के अंदर रीजनेबल इंटरवल कितना था, पीपी के अंदर 3 साल के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर कितना है, 1 साल के अंदर। एमसीक्यू के गेम है भाई, बहुत खेल जाएगा ऐसे एमसीक्यू में, इसलिए तुमको बार बार हटवा रहा हूं मैं। ओके, अब ये कारो 2020 की फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लांट है वो, प्लांट मतलब पीपी है वो लीज के ऊपर दे रखा है, रिवैल्यू कराया 4 करोड़ से 4.45 लाख पहुंच गया, मतलब क्या 4 करोड़ मतलब इंक्रीजिंग 10% है ना, 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, तो फिलहाल 10 या 10 के ऊपर होता है ना, तो 10% के ऊपर हो गया इसका रिवैल्यूएशन, तो हाँ रिपोर्ट करना है। सेम क्रेस क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ के ऊपर की ले रखी है, 5 करोड़ के ऊपर दे रखी है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है वो बुक्स के अकॉर्डिंग है, तो वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर दो। 5 करोड़ के ऊपर है तो वो एक तो क्लोज लग गया वर्किंग कैपिटल लिमिट वाला, पर बुक्स के अकॉर्डिंग है वो, मतलब जो क्वार्टर रिटर्न फाइल करा बुक्स के अकॉर्डिंग, भाई रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, अपन रिपोर्टिंग में लिखेंगे कि हाँ ये एग्री करता है बुक्स के साथ, बस। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या तुमको क्लोज एक्सप्लेन करना है, वो क्लोज एक्सप्लेन कर दो 10% वाला, फिर चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, 10% से ज्यादा है तो हो गया, वो रिपोर्टिंग कर दो। कंपनी सेक्शन वर्किंग लिमिट 5 करोड़ से ऊपर है, सैंक्शन करा है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है ये कि हाँ इन अकॉर्डेंस विद दिस है, बहुत नॉर्मल चीजें रिपोर्टिंग है, ठीक है। अब ये इन्होंने बोला है कि 40% आइटम का ही उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, बाकी का नेक्स्ट ईयर करेंगे। नहीं भाई, मैंने तो बोला ना रीजनेबल इंटरवल, ऐसे तो सब चीजों पे डिपेंड करता है, पर एटलीस्ट वंस इन ईयर हो ही जाना चाहिए, तो ये गलत है। तो अब अपन को यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है कि ये फुलफिल नहीं हुई है उसकी रिक्वायरमेंट, रीजनेबल नहीं, मतलब रीजनेबल इंटरवल पे उन्होंने चेक नहीं करा है, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा है। अब पेरा नंबर 3, इसको लिंक करना है शेड्यूल 3 से। शेड्यूल 3 में रिक्वायरमेंट होती है जब कंपनी लोन देती है ना, तो देते वक्त उनको कुछ डिस्क्लोजर देना होता है। शेड्यूल 3 में लोन इन्वेस्टमेंट वगैरह करा है ना, ये लोन कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करा है क्या, कंपनी ने कोई गारंटी दी है क्या, कंपनी ने कोई सिक्योरिटी दी है क्या, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी रिलेटेड क्लोज है, मतलब लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दी है क्या, ठीक है। तो वो शेड्यूल 3 के अंदर देना दिखाना पड़ता है, उसको एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है शेड्यूल 3 की। और ऐसे 550 मैंने क्यों बोला है वो मैं तुमको नीचे बताऊंगा इस क्लोज से, क्योंकि ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी को, कोई रिलेटेड पार्टी को लोन वगैरह दिया है क्या, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी करी है क्या, तो ऐसे 550 से भी वो लिंक हो गया, रिलेटेड पार्टी के जो होती है ना अपने जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं वो भी लग जाएंगे इधर। तो लिंकेज रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो कारो के आंसर बताती है ना, वो कारो कंपनी ऑडिट, ऐसे ईस्टर्न इंडेज, एस, जो सबको लिंक करके आंसर देती है, वो तो इसलिए मैंने लिखूंगा ये। तो अब इसके अंदर भी बहुत नॉर्मल बात है, बहुत नॉर्मल बात क्या है, लोन के ऊपर लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, इसके अंदर मेन एक बार लोन ही रखो, मुंह पे जो वर्डिंग यूज लूंगा लोन लूंगा। क्या कंपनी ने लोन दिया है क्या, लोन दिया है तो किसको दिया है, जो मिलने वाले लोग हैं उनको दिया है, मतलब जो ग्रुप कंपनीज है उनके एसोसिएट सब्सिडी वगैरह उनको दिया है, या फिर अदर देन को दिया है। अगर ग्रुप कंपनीज है तो हो सकता है भाई उन्होंने पैसे को डाइवर्जन करने को दिया है, कि उनसे तो पैसे कभी ले ही नहीं, वो उनको फंड घुमाना है, लोगों का चोरी करके उधर डालना है, बैंक वालों चोरी करके उधर दे देंगे, फिर उनके पास रुपए बचेगा ही नहीं। तो क्या उन्होंने लोन दिया है
तो लोन दिया है तो उसको ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने इन्वेस्टर वगैरह बैंक वगैरह के साथ फ्रॉड कर रहे हो। आप जो लोन दे रहे हो मतलब दूसरे के से लोन लेके दूसरे के एक जगह से लोन लेके दूसरे को दे रहे हो, मतलब ऐसा कुछ घुमा तो नहीं रखा है ना। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल तो नहीं है ना कंपनी के। टर्म्स एंड कंडीशन नॉट प्री जुडिशियल टू द कंपनी, ये चेक चेक करनी है अपन को। लोन अगर उनको दिया है जो रिलेटेड पार्टी वगैरह, तो बहुत हाई फ्रॉड की चांसेस होती है। तो लोन टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है ना। और लोन जो अगर रिलेटेड पार्टी को दिया है तो हो सकता है ना उनके उसको रीपेमेंट टर्म्स ही नहीं हो, कि मर्जी पड़े जब पैसा दो, कोई रीपेमेंट टर्म नहीं है, आपकी मर्जी पड़े जब पैसा दे रहे हो, 10-10 साल तक रुपए खा के बैठे हो, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं है ना। आपका रीपेमेंट शेड्यूल बना हुआ तो है ना, रीपेमेंट शेड्यूल की हाँ इतने टाइम में हमको पैसा भी मिल जाएगा, जो मूल मूल है प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। कोई ओवरड्यू तो नहीं हो गया ना, प्रिंसिपल अपन ने बना रखा है। मतलब रिलेटेड पार्टी के केस में सब चीज रिश्ते ना कि रीपेमेंट का शेड्यूल नहीं है, रीपेमेंट का शेड्यूल तो भी ओवरड्यू हो रहा है, 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो रहा है, ये सब चीजें। और अगर ओवरड्यू हो गया और वो लोन चुका नहीं पा रहे, लोन चुका नहीं पा रहे, अपन ने 1 करोड़ का लोन जो उनको दे रखा था वो चुका नहीं पा रहे ना, इसलिए अपन ने उनको 2 करोड़ का लोन और दिया कि तुम हमको 1 करोड़ का लोन चुका भी ना। क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि आप जो लोन होता है ना, अगर वो चुका नहीं पा रहा तो अपन उसको एडिशनल फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस को वापस रन अप करने के लिए। क्योंकि वो बोलता है कि भाई मेरे पास तो इससे ज्यादा पैसा नहीं है, मैं तो इससे ज्यादा आगे बिजनेस चला नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं तुम्हारा लोन नहीं दे सकता। तो अपन बोलेंगे भाई तू थोड़ा लोन और ले, तेरे बिजनेस को चला, जब पैसा है तो दोनों लोन मिला के हमको इकट्ठे वापस दे देना। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं, ये बहुत नॉर्मल चीजें। तो अब इसको देखो, जो भी क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी वगैरह दी है क्या, किसी को लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी दी है, वो किसको दी है, मिलने वाली कंपनी को दी है या अदर देन मिलने वाली कंपनी। मिलने वाली कंपनी मतलब सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट इनको दिए, या फिर अदर देन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट दिए। तो अपन को क्या रिपोर्ट करना है, अमाउंट जो ड्यूरिंग द ईयर दिया और जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट पे वो। तो क्या रिपोर्ट करना है, ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया, बहुत लॉजिकल चीज है। ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया और फाइनली बैलेंस शीट डेट पे कितना बचा, ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया और फाइनली बैलेंस शीट डेट पे कितना बचा। कि कार्य रिपोर्टिंग तो अपन ईयर एंड के बाद ही करते हैं ना, तो उसमें दोनों चीजें अपन दिखा ही सकते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो किसको दिया है लोन, मिलने वाले लोगों को दिया है या बिना मिलने वाले लोगों को दिया है। अगर मिलने वाले लोगों को दिया है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग तो दोनों केस में करनी है, प्री जुडिशियल वगैरह, चाहे मिलने वाले को दिया है या बिना मिलने वाले को, पर वैसे नॉर्मल याद करने के पर्पज से इजी रहेगा। मिलने वाले लोगों को दिया है तो दिमाग में डर रहता है कि टर्म्स प्री जुडिशियल हो नहीं हो कंपनी का, तो वो चेक करना है। जो अपन ने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी करी है तो टर्म्स एंड कंडीशन नॉट प्री जुडिशियल टू कंपनी इंटरेस्ट, ये चीज चेक करनी है। टर्म एंड कंडीशन हो सकता है मैंने बोला कि उसका शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट नहीं बना रखा हो, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट प्रॉपर है भाई, इंटरेस्ट वगैरह का जो रीपेमेंट है वो सब प्रॉपर होना चाहिए, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों का रीपेमेंट का शेड्यूल होना चाहिए और रिसिप्ट रेगुलर होनी चाहिए। हो सकता है कि रीपेमेंट का वो 90-90 दिन से मोर आउटस्टैंडिंग पड़ा है, रीजनेबल स्टेप अगर 90 दिन से ऊपर आउटस्टैंडिंग पड़ा है अपना, मतलब ड्यू हो गया, ड्यू होने के बाद 90 दिन और ओवर ड्यू पड़ा है, तो अपन को देखना है कंपनी ने स्टेप्स लिए नहीं लिए पैसा उनसे वापस लेने के लिए, रीपे कराने के लिए। स्टेप्स मतलब उन पे केस करो या उनकी कोई गारंटी थी लिक्विडेट करो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को, जो भी कोई स्टेप लिए नहीं लिए उन्होंने। अब वही कि कोई भी कंपनी ने न्यू लोन लिया दिया है क्या ओल्ड लोन को रीपे करने के अंदर, लोन हैज बीन फॉलन ड्यू रिन्यूड और एक्सटेंडेड फ्रेश लोन टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एक्जिस्टिंग लोन, जो मैंने तुमको समझाया। अगर ऐसा है तो तुमको दो चीजें बतानी है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ऑन सच रिन्यूड, मतलब जो लोन जितने अमाउंट का वो लोन था वो रिन्यू करा, जो लोन था वो रिन्यू करा ना अपन ने, या फिर या तो रिन्यू करा या उसको नया लोन दिया, तो वो कितना अमाउंट था ऐसा, और वो अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ लोन जो अपन ने टोटल लोन दे रखा है, जितनी भी अलग अलग कंपनी को बहुत सौ को लोन दे रखा है अपन ने, है ना। तो टोटल एक तो ये वाला लोन का अमाउंट जितना रिन्यू कराया या एडिशनल सैंक्शन करा वो वाला लोन डिवाइड बाय टोटल लोन जितना है, तो उसका परसेंट जो आ रहा है वो भी अपन को दिखाना है, परसेंट। इफ सो अमाउंट ऑफ सच लोन एंड परसेंट ऑफ एग्रीगेट, मतलब परसेंट भी वो नॉर्मल समझा दिया ना, वो परसेंट अमाउंट और परसेंट दोनों बताना है। ये वाली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी अगर मेरा काम धंधा ही बैंकिंग वाला है, बैंकिंग वालों को रोज का काम है ना भाई, मतलब अगर मेरा काम ही यही है, मेरा प्रिंसिपल बिजनेस ही यही है लोन देने का, तो फिर यार ये रिक्वायरमेंट रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों लाखों केस होंगे कि जो लोन रीपे नहीं करा पा रहे होंगे, बैंक के साथ हजारों लाखों केस होते हैं ऐसे, आए दिन रोज की रोज कंपनियां डूबती है, बोलती है या तो हमको एक्स्ट्रा पैसा दो या फिर हम आपका अभी वाला पैसा भी चुका नहीं पाएंगे। तो ये रिपोर्टिंग उनके लिए हटा दी कि भाई तुम ये रिपोर्टिंग मत करो। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसा कोई लोन है क्या जो रीपेबल ऑन डिमांड कर रखा है वहां पे, कि कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं दे रखी है, वापस उसको बोल दिया कि रीपेबल ऑन डिमांड ही देना है वो पैसा। ठीक है, ऐसा कोई पैसा तो नहीं है ना जो रीपेबल ऑन डिमांड लगा रखा है अपन ने। वेदर द कंपनी हैव ग्रांटेड एनी लोन रीपेबल ऑन डिमांड विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म ऑफ रीपेमेंट, ऐसा कोई भी, तो उसका अमाउंट बताओ और उसका भी सेम परसेंट बताओ, इधर भी अमाउंट और परसेंट था, इधर भी अमाउंट एंड परसेंट ही है। ठीक है, तो ये चीजें रिपोर्ट करनी है। अब क्वेश्चन पढ़ती तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ये चीजें क्लिक करनी चाहिए। लोन दिया है अपन ने रिलेटेड पार्टी को एंड
डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करिए। डिपॉजिट का क्लोज अलग आता है, क्लोज नंबर 5 अपन बाद में पूछेंगे। लोन दिया है रिलेटेड पार्टी को, ठीक है, क्लोज नंबर 3। जो क्लोज नंबर 3 अपन ने पढ़ा, अब ये चीजें अपन को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये वाला ये बोला रिलेटेड पार्टी को, ये सब्सिडरी वाला है, ये टर्म प्री जुडिशियल तो नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट मतलब शेड्यूल रीपेमेंट वगैरह का है, बनावा नहीं है, ओवर ड्यू तो नहीं हो रहा, नया लोन तो नहीं है, ये सारी चीजें वापस चेकनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। लोन दिया है अपन ने जिस कंपनी में, जिस फर्म के अंदर डायरेक्टर अपना डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, उसको लोअर रेट पे दिया है, कोई एग्रीमेंट भी नहीं था टर्म ऑफ रीपेमेंट का, तो वही चीज देनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी ने कोई लोन दिया है क्या, हिंट दे रखा है, ये वाला क्लोज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और क्या उसकी टर्म एंड कंडीशन प्री जुडिशियल है क्या, हाँ भाई यहाँ पे प्री जुडिशियल वाला है, मतलब प्री जुडिशियल नहीं, क्योंकि लोन लोअर रेट पे दिया है ना मार्केट रेट से, तो यहाँ पे रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये भी देखना पड़ेगा कि लोन रीपेबल ऑन डिमांड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कोई भी एग्रीमेंट नहीं है लोन का रीपे कब करना है, तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी वो सारी। टू सब्सिडरी स्क्वायर अप ड्यूरिंग द ईयर, सब्सिडी को लोन दिया पर स्क्वायर अप हो गया ड्यूरिंग द ईयर, तो भी एक बार रिपोर्ट में बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया रिपोर्ट में क्या बताना है, अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया और फाइनल बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग, तो दोनों चीजें में से कुछ भी है तो बताना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब ये क्लोज नंबर 4 है, वो ही सेम, अगर आपने कोई भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, ऊपर अभी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी था, उन्होंने बता दिया कि वहां पे ये चीज रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी में केवल दो चीजें बतानी है कि वो सेक्शन 185 186 को कंप्लाई करता ही नहीं करता। सेक्शन 185 तुमने कंपनी चेक में पढ़ रखा होगा, मैं वो तुमको वापस नहीं पढ़ाऊंगा। तो 185 186 के अंदर वो कंप्लाई करता ही नहीं करता है, उसकी टर्म एंड कंडीशन अगर तुमने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी कराया तो वो यहाँ पे बता दो। इसको तुम शेड्यूल 3 से लिंक कर लेना, ऐसे 550 से लिंक कर लेना, सेम चीज है। पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करिए क्या ड्यूरिंग द ईयर, पब्लिक डिपॉजिट का जो एक क्वेश्चन ऊपर बताया था, उसके अंदर क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो सी एंट्री के अंदर तुमने लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि सेक्शन नंबर 73, अच्छा पे लिखा हुआ ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, सेक्शन 73 74 तुमको कंप्लाई करना पड़ता है। तो तुमने अगर कोई भी पब्लिक डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट करिए तो तुमको देखना है कि तुमने सब चीजें कंप्लाई करी, जितने भी पब्लिक डिपॉजिट लेने के रूल्स एंड रेगुलेशन थे ना, वो तुमने कंप्लाई करे। आरबीआई की गाइडलाइंस होती है पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए, सेक्शन 73 होता है, सेक्शन 74 होता है, और अगर एनसीएलटी या फिर किसी और ने कोई ऑर्डर दे रखा है अपन को तो वो भी कंप्लाई करना पड़ता है। तो कंप्लाई क्या करना है, आरबीआई की गाइडलाइन सेक्शन 73 सेक्शन 74 ऑर्डर ऑफ कोर्ट, आरबीआई की गाइडलाइन सेक्शन 73 सेक्शन 74 ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये तुमको कंप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टिव इशूड बाय द आरबीआई सेक्शन 73 सेक्शन 74 इफ नॉट कंप्लाई नहीं करा है तो कॉन्ट्रावेंशन बता दो, क्या मतलब क्या कॉन्ट्रावेंशन करा है, कंप्लाई नहीं करा है तो। आरबीआई की गाइडलाइन सेक्शन 73 सेक्शन 74 और कोई भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट मतलब कंपनी लॉ बोर्ड एनसीएलटी आरबीआई यानी कोड, ये सब कंप्लाई करा है नहीं करा है, कोई कॉन्ट्रावेंशन तो बताओ। आरबीआई की गाइडलाइन सेक्शन 73 74, आरबीआई गाइडलाइन सेक्शन 73 74 और जो भी कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो सारे कंप्लाई करना है जब भी अपन किसी से पब्लिक डिपॉजिट ले रहे होते हैं। यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड का एक और है, क्या कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे है क्या, मतलब अगर सीजी ने बोल रखा है कि इन कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपन उसके अंदर फोल्ड कर रहे हैं क्या कॉस्ट रिकॉर्ड अपन को भी मेंटेन करने, मतलब उस कंपनी ने, तो उस कंपनी ने क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे है क्या, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे है क्या, वो अपन को रिपोर्ट करना है। एक और चीज के अंदर जहाँ पे जो अपन को चेक करना है ना, वहां पे अपन को केवल प्राइमा फेसी चेक करना है, प्राइमा फेसी चेक करना है, मतलब अपन को केवल चेक करना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखी है क्या, अगर कंपनी को बोला है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखी है। अपन को कॉस्ट रिकॉर्ड का डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं करना है, एमसीक्यू पॉइंट है केस सीनियर पॉइंट है, उस उन कॉस्ट रिकॉर्ड का डिटेल एग्जामिनेशन नहीं करना है, तो नॉर्मल कि हाँ कॉस्ट रिकॉर्ड बोला है कंपनी को और कंपनी ने वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे है, बस वो नॉर्मल नॉर्मल से ऊपर चीजें देखनी है, ठीक है। तो वेदर द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हेयर में स्पेसिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 148 स्पेसिफाई द ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है, रिपोर्ट वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मेंटेन से मैनेजमेंट से कि हाँ हमने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, वो बोला है। जनरल रिव्यू करना है अपन को, डिटेल के अंदर नहीं करना है, रिपोर्ट करना है इस क्लोज के अंदर, ये दोनों एमसीक्यू पॉइंट है, इस क्लोज के अंदर रिकॉर्ड करना है जब कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी नहीं हो तो भी, क्योंकि ये कॉस्ट रिकॉर्ड की बात है, कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं है। तो चाहे कॉस्ट ऑडिट होती हो नहीं होती हो, यहाँ पे एमसीक्यू में पॉइंट घुमाएगा कि क्यों कॉस्ट ऑडिट होती हो नहीं होती हो, तुमको तो इसके अंदर रिपोर्ट करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, डिटेल एग्जामिनेशन नहीं करना है, मैंने तुमको बोला ऐसे इलस्ट्रेशन डिटेल एग्जामिनेशन नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, मैंने बोला तुमको प्राइवेसी देखना है अपन को, तो बस जनरल रिव्यू वर्ड यहाँ पे यूज लिया, जनरल रिव्यू करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है वो जनरल। एंड देन क्लोज नंबर 7 स्टैट्यूट ड्यूज। अब स्टैट्यूट ड्यूज जो होते हैं जितने भी है, स्टैट्यूट ड्यूज मतलब गवर्नमेंट के ड्यूज होते हैं, वो जीएसटी पीएफ इनकम टैक्स को जो भी है वो, तो अब हमको दो तरह के स्टैट्यूट ड्यूज यहाँ पे देखने हैं कि क्या वो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूट ड्यूज है या डिस्प्यूटेड स्टैट्यूट ड्यूज है। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूट ड्यूज है तो वहां पे देखना है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूट ड्यूज है तो मतलब रेगुलर होना चाहिए ना पेमेंट, जब आप डिस्प्यूट भी नहीं कर रहे, मतलब आपको खुद को पता है, कंपनी को खुद को पता है कि हाँ ये तो मुझे पे करना ही करना है गवर्नमेंट को, तो आप भाई किस किस भरोसे आप उसको पे नहीं कर रहे हो, पे करके निपटाओ ना, गवर्नमेंट का अमाउंट है वो पे करके निपटाओ।
जो अनडिस्प्यूटेड स्टैच्यूट ड्यूज है उसको, कोई ड्यू चल रहा है क्या 6 महीने से ज्यादा, कोई भी अरियर है क्या स्टैच्यूट ड्यूज का 6 महीने से ज्यादा, तो वो रिपोर्टिंग करो। और अब एक और चीज, जो ड्यू 6 महीने से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस शीट डेट पे, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, देखना इसको। एमसीक्यू में एक केस सिनेरियो देखे घुमाएगा आईसीआई, जो हो सकता है 6 महीने से ज्यादा ड्यू तो हुआ हो, पर वो विथ इन द ईयर ही निपटा दिया हो। अप्रैल में ड्यू हो गया ड्यूरिंग द ईयर, दिसंबर के अंदर पे कर दिया, 6 महीने से ज्यादा तो हो गया, ड्यू तो हो गया, पर दिसंबर में पे हो गया। अपन जो देख रहे वो एज एट बैलेंस शीट डेट देख रहे, एज एट बैलेंस शीट डेट जो स्टेच्यूट है मार्च के अंदर तो पड़ा ही नहीं है, एज एट बैलेंस शीट डेट मार्च के अंदर तो है ही नहीं वो, तो अपन को उसकी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर जो बैलेंस शीट डेट पे है, एग्जिस्ट करता है, बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है वो ड्यूज का आउटस्टैंडिंग, और वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट डेट पे जो एग्जिस्ट करता है वो 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू, तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अरियर आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 6 महीने से ज्यादा है फ्रॉम डेट बिकम पेबल, मतलब 6 महीने से, तो यहाँ पे करना है। और अगर कोई डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड को बताओ कि कितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है और किस फोरम के अंदर तुम्हारा केस चल रहा है, आईटेट के अंदर, जीएसटेट के अंदर, सीआईटी के पास, जो भी है वो तुम बताओ कहां पे तुमने डिस्प्यूटेड है। मियर रिप्रेजेंटेशन, ये ध्यान रखना, केवल एक मियर रिप्रेजेंटेशन ही कर दिया तुमने कोई भी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, चलो वो डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, वो डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी, ऊपर वाले क्लोज के अंदर होगी। कोई भी मियर रिप्रेजेंटेशन है किसी डिपार्टमेंट को तो वो डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एडवांस इनकम टैक्स को भी अपन स्टैट्यूट ड्यूज मानते हैं। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, कोई पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए डिस्प्यूट का, चाहे आप उसको अपील के अंदर जाओ या कुछ भी करो, कोई पॉजिटिव एविडेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसको डिस्प्यूटेड मानेंगे, मतलब उसको डिस्प्यूटेड मानेंगे और अनडिस्प्यूटेड के हिसाब से अपन उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 12 लाख का प्रोविडेंट फंड है, ओनली 2 लाख ही उसको गवर्नमेंट को रेमिट करा है, तो ये अनडिस्प्यूटेड है, तो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। यहाँ पे मैंने तुमको बोला था एक और, मतलब बोला नहीं था, बोलना भूल गया, यहाँ पे ऐसे 250 से लिंक करना है। स्टैट्यूट इज लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस है, लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग एसे 250, इंड एस 37 और एस 29 के अकॉर्डिंग प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा अपन को इनका, राइट है, सही बात है, तो इनसे अपन को लिंक करना पड़ेगा, ये लिंकेज ऐसे ही होंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे 250 के अंदर एक तो रिपोर्टिंग करो तुम, नॉर्मल कंसिडरेशन लॉ एंड रेगुलेशन, कंपनी इज नॉट रेगुलर इन डिस्प्यूटिंग, तो वो डिस्क्लोज कर दो। सेम ऐसे ये जीएसटी डिपार्टमेंट वाला है वो तुम देख लेना, ये कंपनी रिकॉर्ड का है 125 का, अपील में जा रखा है, अपील में गया हुआ है, तो इनकम टैक्स जो चीज शो करनी थी, मैं तुमको बोला था ना ये वाला रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है, क्या स्टेच्यूट, नेचर ऑफ ड्यूज कौन सा है, अमाउंट कितना है, कौन से पीरियड का है, कौन से फर्म के अंदर डिस्प्यूट, ये वाला एक फॉर्म होता है जब डिस्प्यूटेड होता है। और ये वाला डिमांड नोटिस मिला पर कहीं भी एक्शन लिया नहीं, ना तो पे करा ना अपील करी अपन ने, डिमांड नोटिस मिला ना पे करा ना अपील करी, मतलब अपन ने कोई पॉजिटिव एविडेंस नहीं है डिस्प्यूट का, अपन डिस्प्यूट कर ही नहीं रहे उसका, तो इसको अनडिस्प्यूटेड के अंदर जाएगा, अनडिस्प्यूटेड के अंदर इसकी रिपोर्टिंग कर दो, ठीक है। अब एक है अनरिकॉर्डेड इनकम, अनरिकॉर्डेड इनकम का तुमको पता होगा वैसे, कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट लाई है कि जो भी तुमने इनकम है, तुमने 2 नंबर का पैसा कमा लिया है, गवर्नमेंट को पहले बताया नहीं, तो गवर्नमेंट अभी स्कीम लाई थी कि, एग्जैक्ट स्कीम मुझे भी याद नहीं है, शायद 70% या 100% इनकम विदाउट पेनल्टी बोल दी कि या तो 100% इनकम ही तुम एज ए टैक्स जमा करा दो, हमको दे दो, हम तुम पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, कोई भी जेल वगैरह में नहीं डालेंगे, बाद में पकड़ में आए तो आधे लोग होते हैं कि बाद में पकड़ने आने ही वाले, जेल वगैरह में जाएंगे, वो सब करेंगे, इससे बड़ा तो सब ले जाओ भाई, सब ले जाओ, ऐसा कुछ। तो ऐसी कोई इनकम तुमने सरेंडर करी है क्या ड्यूरिंग द ईयर, अगर तुमने सरेंडर करी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली ट्रीट कर दो उस इनकम को, बस इतना। अनरिकॉर्डेड इनकम कोई भी जो ड्यूरिंग द ईयर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सरेंडर और डिस्क्लोज, तो उसको प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रीट कर लो, नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब ये रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, ये चीज ध्यान रखना, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज वाला, ये भी लोन की बात कर रहा है, ये भी क्या लोन की बात कर रहा है, ये जो क्लोज नंबर 9 है वो भी क्या क्लोज नंबर 9 लोन की बात कर रहा है, ड्यूज मतलब यहाँ पे लोन एंड बोरिंग एक तरीके का। अपन ने क्लोज नंबर 3 एंड 4 भी लोन की बात कर रहे थे, क्लोज नंबर 3 एंड 4 जो है तुमको याद हो, क्लोज नंबर 3 एंड 4 भी लोन की बात कर रहे थे, 3 वाले के अंदर बहुत सारी कंडीशंस थी कि उसके अंदर लोन के लिए अपन को देख नहीं करना था किसको दिया है, रिलेटेड पार्टी को दिया है, नॉन रिलेटेड पार्टी को दिया है, रिसिप्ट रेगुलर है या नहीं है, मतलब ये सारी चीजें थी। और क्लोज नंबर 4 था जिसके अंदर था 185 186 की अपन ने कंडीशन पूरी करनी चाहिए, और ये वाला भी लोन का है, तो ये यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेना, मतलब मैं इस यहाँ पे नोट्स के अंदर लिखना भूल गया था, क्लोज नंबर 3 एंड 4 से लिंक करना, वो था लोन इन्वेस्टमेंट वगैरह देना, ये है लोन लेना, हो गया था लोन देना, ये क्या है लोन लेना, क्लोज नंबर 9 किसका है लोन लेना का, ऐसे क्लोज नंबर 10 आएगा शायद अभी नेक्स्ट, वो भी लोन लेना का है, ठीक है, तो ये नंबर लोन लेने के। तो अब जो भी अपन ने लोन लिया है तो क्या उसके अंदर कुछ, ये भी याद कराते हैं, चलो पहले इसके 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट याद करा देते हैं। आपने जो लोन लिया है, ऑडिटर का नॉर्मल पर्सपेक्टिव क्या होता है, लोन लिया है वो डिफॉल्ट करा है क्या आपने, डिफॉल्ट करा है क्या जानबूझ के, विलफुल डिफॉल्ट करा है क्या, क्या आपने डिफॉल्ट करा है क्या, क्या वो जानबूझ के डिफॉल्ट करा है क्या। एक होता है ना कि कंपनी की सिचुएशन नहीं खराब चल रही है, और एक होता है कि नहीं हरामी पैसा है तो भी नहीं दूंगा,
ठीक है, तो क्या आपने डिफॉल्ट करा है क्या? क्या वो विलफुल डिफॉल्ट है? क्या आपने डिफॉल्ट करा है क्या? क्या आपने विलफुल डिफॉल्ट है? या फिर वो पैसा लेके, आपने पैसा कहा था, पैसा आपने लिया था कि बिजनेस में लगाऊंगा, आपने कर दी जुआबाजी अय्याशी, आपने कर दी जुआबाजी अय्याशी, तो वो आपने फंड को डाइवर्सिफाई कर दिया, उस फंड को डाइवर्सिफाई कर दिया। जो लॉन्ग टर्म गोल था आपका उसको शॉर्ट टर्म कर दिया, या शॉर्ट टर्म गोल था उसको लॉन्ग टर्म कर दिया। ठीक है, अब वो चीज को, ये 4 पॉइंट थे आपके। ठीक है, सॉरी 2 पॉइंट और है अभी तो ये चीज हो गई। और एक है कि आपने कोई जेवी के लिए पैसा लिया था क्या? आपने लोन लिया जेवी की रिक्वायरमेंट के लिए, जेवी एसोसिएट वगैरह की रिक्वायरमेंट के लिए, आप होल्डिंग वगैरह हो, आप बाप हो, आपने कहा कि मैं लोन लेता हूं, मैं लोन लगा के तेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता हूं। ठीक है, आपने क्या इनके लिए लोन लिया है क्या? अगर इनके लिए लोन लिया है तो क्या आपने इनकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट होगा ना, इनकी सब्सिडी वगैरह के अंदर अपने पास शेयर्स वगैरह पड़े होंगे इनके, तो क्या आपने अपनी जो जेवी वगैरह के शेयर्स आपके पास पड़े थे उनको मॉर्गेज या प्लेज पे रखा है क्या? उनको मॉर्गेज या प्लेज पे रखा है क्या? ये पॉइंट इंटरलिंक है, ये इसी बता रहा हूँ। क्या आपने ये वाला वन वन के ये 2 पॉइंट बन गए, वन से ये 2 पॉइंट बन गए। डिफॉल्ट करा है क्या? क्या बिल्कुल डिफॉल्ट हो क्या? क्या आपने जो पैसा लिया था उसी पर्पस के लिए करा है क्या? मतलब आपने जो पैसा लिया था वो अय्याशी वाले के लिए तो नहीं उड़ा दिया आपने बिजनेस में लेके, मतलब शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म गोल कर दिया, शॉर्ट टर्म कर दिया। और जो फंड जेवी वगैरह के लिए दिया था क्या? और नीचे एक और पॉइंट है कि आपने उनको प्लेस तो नहीं करी उनकी सिक्योरिटी। ये नॉर्मल ये याद वाले पॉइंट है। एक बात बताऊं, ये तो मैं तुमको यूं ही रटा रहा हूँ तुम्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ये सारे के सारे पॉइंट रखने की जरूरत नहीं, इसमें से 6 पॉइंट है ना, 6 के 6 रटने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम में केवल 1-2 पॉइंट का रिलेवेंट क्वेश्चन आएगा, तो वो केवल 1-2 पॉइंट ही आप एग्जाम में कोट करने होते हैं इनके, चाहे डिफॉल्ट वाला हो चाहे ये फंड डाइवर्ट वाला हो या वो। तो मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तुमको एक बार हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया डिफॉल्ट। क्या कंपनी ने कोई भी लोन एनी लेंडर से डिफॉल्ट करा है क्या? बैंक नहीं बोला इसने, ध्यान रखना, बैंक फाइनेंशियल, एनी लेंडर, चाहे पास वाले राजू भैया पप्पू भैया वगैरह से भी लिया, तो चाहे उनसे भी डिफॉल्ट कराओ तो भी यहाँ पे शो करना है। कौन सी नेचर ऑफ बोरोइंग थी, नेम क्या है लेंडर का, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या है, नंबर ऑफ डिले क्या है, निभाग क्या है, ये नॉर्मल चीजें की रिपोर्टिंग में देनी है। एक ये चीज ध्यान रखना है, एमसीक्यू में खा जाएगा या पूछ ले, हो सकता है कि आपने डिफॉल्ट करा है उसके बाद उसको बोल दिया कि रीशेड्यूल कर दे, वो मान भी जाए कि आज का लोन था, आज मेरा डिफॉल्ट आ गया, मैंने बोल दिया आज मैं डिफॉल्ट करके कि 5 दिन बाद में दे दूंगा, उसने एग्रीमेंट में लिख के भी दिया कि 5 दिन बाद देना, तो रीशेड्यूल तो हो गया 5 दिन बाद। इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट तो हो गया, तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग तो करनी है। रीशेड्यूल हो गया तो भी डिफॉल्ट तो हो गया ना, तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर है क्या? डिक्लेयर एज ए विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर जो बैंक होता है ना, वो आधे लोगों को करार कर देता है कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, तो वो क्या उस बंदे को विलफुल डिफॉल्टर ही डिक्लेयर कर दिया है क्या? फंड डाइवर्सिफाई कर दिया है क्या? अप्लाइड फॉर द पर्पस, जो पर्पस था मेरा लोन लेने का, मैंने उसी पर्पस में अप्लाई करा है। अगर अदर देन उस पर्पस से अप्लाई करा है, कंपनी में मेरे को पर्पस था कि मेरे को मशीनरी वगैरह खरीदनी है, पर मैंने मशीनरी वगैरह खरीदने की जगह मैंने उस पैसे से शेयर कैपिटल रेस कर दी, मतलब मुझे जो प्रोस्पेक्टर वगैरह के एक्सपेंडिचर थे वो रेस कर दिए, या फिर मैंने उसकी इन्वेंट्री खरीद ली, एम्प्लॉय को सैलरी दी थी, जिस पर्पस से मैंने रेस करा था वो पर्पस फुलफिल नहीं करा, तो बैंक को मैंने झूठ बोला, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करो। सेम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कोई मैंने लोन लिया था, वो मैंने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा दिया। ऐसे आरबीआई की गाइडलाइंस में मना होता है कि आप जो शॉर्ट टर्म पर्पस से लोन लोगे ना उसको लॉन्ग टर्म में नहीं लगा सकते, लॉन्ग टर्म में जो लोगे वो शॉर्ट टर्म में नहीं लगा सकते, ये मना होता है। तो वही चीज है कि शॉर्ट टर्म बेसिस का लोन आपने लिया है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं लगा लिया। शॉर्ट टर्म का लोन मतलब आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया, पर उस वर्किंग कैपिटल पैसे से आपने जमीन जायदाद खरीद ली, वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो गया, वो मना कर रखा है। फंड फॉर जेवी वगैरह के लिए अपन ने कोई फंड रेस करा है क्या, टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी जेवी वगैरह, और अपन ने क्या उनकी फिर सब्सिडरी जो उनकी जो सिक्योरिटीज वगैरह है वो सब अपन ने प्लेज पे रखी है क्या, वो चीजें नॉर्मल। ठीक है, लोन ऑब्टेन फॉर एक्वायर आर एंड डी इक्विपमेंट खरीदने की थी, पर मैंने उसके कार खरीद ली, तो मैंने बोला ना वो पर्पस क्या था, आर एंड डी इक्विपमेंट खरीदने का, कार खरीद ली, पर्पस अलग है ना, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के अंदर दूसरी चीज लिखी थी उसके अंदर यूटिलाइज नहीं करा, तो पूरी रिपोर्टिंग होगी उसकी यहाँ पे। लोन पेबल था, 5 इक्विपमेंट थी, 40-40 लाख की, उसने ये इंस्टॉलमेंट उसने क्या मतलब डिफॉल्ट कर दी, तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दो। ठीक है, नॉर्मल। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, हटाओ चलो। टेम्परेरीली इन्वेस्ट कर दिया, जो टर्म लोन था उस पर टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मतलब टेम्परेरी, जब तक मेरा दूसरा काम चल रहा है ना, मतलब उस पे से काम तो मैं वही लूंगा, पर टेम्परेरीली एक बार शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो भी भाई रिपोर्टिंग तो होगी, तो भी रिपोर्टिंग तो होगी। आपने मतलब डाइवर्जन करा है फंड का। ठीक है, ये ठीक है, चलो। अब ये सेम ऊपर वाला क्लोज नंबर 3 और 4 कौन से थे? लोन देने के। फिर मैंने ऊपर जो क्लोज पढ़ा तुमको 9 लोन लेने का, 10 जो क्लोज है ना वो भी लोन लेने का। यहाँ पे लोन लेना नहीं है, यहाँ पे लेना क्या है, यहाँ पे है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये सारी चीजें लेने की है। ये एप्लीकेशन मनी रेस्ट पर पब्लिक इशू, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर आपने जो लिया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर जो अगर आपने किसी से रेस करा है, वो अप्लाई करा है जिस पर्पस के लिए लिया है,
इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर उसी पर्पस के लिए अप्लाई करा है ये जिसके लिए आपने लिया था। ये नॉर्मल चीज जो अपने ऊपर पड़ा था लोन, उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए लिया था उसी पर्पस के लिए अप्लाई करा है। सेम वैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर जिस पर्पस के लिए लिया था उसी पर्पस के लिए अप्लाई करा है। ठीक है, वैसे ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी एक तो उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस से ले लिया उसी पर्पस के लिए करा है, और साथ में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपनी एक्ट में कुछ कंडीशन दे रखी है, वो सेक्शन 42 सेक्शन 62 कंप्लाई करा है नहीं करा है आपने, नॉर्मल चीजें छोड़ो। फ्रॉड बाय कोर ओन कंपनी, फ्रॉड इसको ऐसे 240 से लिंक करना है, फ्रॉड वाला पूरा ऐसे वो ही संभालता है। ठीक है, ऐसे 240 फ्रॉड के अंदर क्या रिपोर्टिंग है, फ्रॉड के अंदर रिपोर्टिंग है कंपनी पे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने फ्रॉड करा हो या कंपनी पे फ्रॉड हुआ है, कंपनी ने फ्रॉड करा हो या कंपनी पे फ्रॉड हुआ है, दोनों केस आपको इस 11 नंबर वाले क्लोज में रिपोर्ट करना है, कंपनी ने फ्रॉड करा हो या कंपनी पे फ्रॉड हुआ हो। ठीक है, और एक तुमको याद हो जो अपन ने पहले पढ़ा था 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके अंदर क्या रिपोर्ट होता है, उसके अंदर होता है कंपनी पे फ्रॉड हुआ हो, कंपनी पे फ्रॉड हुआ और वो भी फ्रॉड किसने करा हो, एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स ने, कंपनी के एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स ने। पर यहाँ पे क्या है, कंपनी ने फ्रॉड करा हो या कंपनी पे फ्रॉड हुआ हो, और वो भी चाहे किसी ने भी किसी ने भी करा हो, एम्प्लॉय और ऑफिसर की भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है, वो चीज ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस में भी काम आएगी। तो वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी नोटिस ड्यूरिंग द ईयर, नोटिस करा है, ये नहीं कि भाई वो खुद ही सस्पेक्टेड, ओनली सस्पेक्टेड वाला नहीं, वो नोटिस करा है। और ऐसा नहीं कि आप ऑडिट कर रहे थे तो आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, आप ऑडिट कर रहे थे, क्यों नहीं जानबूझ के घुस रहे थे कि नहीं फ्रॉड होगा ही होगा होगा होगा, ऐसा नहीं, आपने कोई नोटिस करा है ड्यूरिंग द ईयर, नॉट सस्पेक्टेड, नोटिस करा है, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। क्या रिपोर्ट करना है, उसका नेचर क्या था फ्रॉड का, उसका अमाउंट क्या था, क्या नेचर था क्या अमाउंट था। और एक और चीज, क्या ड्यूरिंग द ईयर 143 सबसेक्शन 12 जो मैं तुमको बता रहा हूँ उसके अंदर की कोई रिपोर्ट फाइल करी क्या ऑडिटर ने, एडीटी 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं ना अपन, क्या वो रिपोर्ट फाइल करी है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कोई ऐसा फ्रॉड मिला हो तो उसने क्या कोई भी रिपोर्ट फाइल करी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को। और एक और क्या, कोई विसल ब्लोअर पॉलिसी कोई जो भी आई है वो आपने ऑडिटर ने चेक करी है, विसल ब्लोअर वाली पॉलिसी पता है ना तुमको क्या होता है, तो विसल ब्लोअर पॉलिसी ऑडिटर ने चेक करी है, हर ईयर चेक करता है। ठीक है, तो इंक्वायरी इज रिस्ट्रिक्टेड टू नोटिस एंड रिपोर्टेड कंप्लाई विद सेक्शन ऐसे 240, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर रिपोर्ट कराएं नोटिस ड्यूरिंग द ईयर तो आपकी ऐसे 240 की रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ऑडिटर फ्रॉड के रिलेटेड वो खत्म हो गई, नहीं, यहाँ पे लिखा है नोटिस ड्यूरिंग द ईयर, पर जो ऐसे 240 बोलता है फ्रॉड के रिलेटेड आपको जो जो काम करने हैं, आपकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म नहीं होगी, ऐसे 240 की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी तो भी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं है, प्रिंसिपल और मटेरियलिटी भी कंसिडर करना फ्रॉड रिपोर्ट करने से पहले, 10 रुपए का कोई फ्रॉड आया वो रिपोर्ट करने मत बैठ जाना। ठीक है ना, कोई एम्प्लॉय स्टेशनरी लिफाफा घर पे ले गया उठा के, फ्रॉड हो गया कंपनी के साथ, भाई फ्रॉड थोड़ी ना, लिफाफा लेके तो ले गया यार, मटेरियलिटी। ठीक है, फ्रॉड कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय अ वेंडर, अगेंस्ट द कंपनी बाय अ वेंडर, किसी ने भी फ्रॉड कराओ किसी पे भी कराओ वो कारों में तो रिपोर्ट होगा ही होगा, जो अभी अपन ऊपर 11 नंबर का क्लोज पड़ा। क्या 143 सबसेक्शन 12 के अंदर होगा क्या वो रिपोर्ट, नहीं होगा, 143 सबसेक्शन 12 के अंदर वो रिपोर्ट नहीं होगा। 143 सेक्शन के अंदर कंपनी पे अगर केवल ऑफिसर वगैरह रिपोर्ट, अगर एम्प्लॉय या ऑफिसर फ्रॉड करते तो ही रिपोर्ट होता। ठीक है, तो एम्प्लॉय और मैनेजर ये पढ़ लेना, ठीक है, वो लिखा हुआ है कंपनी हैज कमिटेड मेजर फ्रॉड, कंपनी ने फ्रॉड कराया तो कारों में तो रिपोर्टिंग होगी, 143 सबसेक्शन 12 में रिपोर्टिंग नहीं होगी। कंपनी फ्रॉड हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर, तो दोनों में रिपोर्टिंग होगी, 143 सबसेक्शन 12 में भी होगी और उसमें भी होगी, कारों के अंदर भी होगी। अब ये देखो, कंपनी ने फ्रॉड करा है, वो बोल रहा है कि कंपनी ने जो गोल्ड की प्योरिटी थी, मतलब गोल्ड का बिजनेस है, गोल्ड की प्योरिटी थी ज्वेलरी पे, वो गलत बताया। तो भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ऐसे 240 अगर तुम पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ऐसे 240 के अकॉर्डिंग ऑडिटर की केवल उन फ्रॉड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यार ये प्योरिटी वाली, ये कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट वाली चीज है, कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपन को इफेक्ट नहीं पड़ रही है, तो नो रिपोर्टिंग इज नेसेसरी। ठीक है, ये पढ़ लेना, मतलब ये ओवरऑल ऐसा बोलता है कि फ्रॉड नोटिस एंड रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर है ना, तो ऐसा मतलब नहीं है कि अपन को फ्रॉड डिस्कवर ही नहीं करने, मतलब यहाँ पे लिखा है कि नोटिस जो जो करा है या फिर किसी बंदे ने रिपोर्ट करा है वो फ्रॉड ही आपको बताने, पर ऐसा नहीं, ऐसे 240 जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है वो तो है आपकी फ्रॉड के रिलेटेड, है ना, तो वो चीज ध्यान रखना। ये हो गया नीडी कंपनी के रिलेटेड। अब ये हो गया क्लोज नंबर 12, नेट ऑन फंड इज टू डिपॉजिट
1:20 होनी चाहिए, ये याद कर लो, नॉर्मल चीज है ये, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। नेट आउट फंड टू मतलब नीडी कंपनी के अगर आप हो, नीडी कंपनी की अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उसकी कारों की रिपोर्टिंग में बताना पड़ेगा कि अगर आप निजी कंपनी हो तो उसकी नेट आउट फंड टू डिपॉजिट, नेट आउट फंड जो होता है जो खुद का ओन्ड फंड है वो वर्सेस जो डिपॉजिट का रेशियो है वो 1:20 का होना चाहिए वो रेशियो। नॉर्मल बात है, मतलब ये तो रूल्स के अंदर लिखा है। फर्दर एक और चीज बोलता है कि जो 10% ऑफ अनइंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, जो टर्म डिपॉजिट उसके मेंबर वगैरह से ली हुई है, जो टर्म डिपॉजिट मेंबर वगैरह से ली हुई है, अनइंकम्बर्ड, अनइंकम्बर्ड मतलब जिसपे कोई इनकम्ब्रेंस नहीं हो, जिसके कोई क्रेडिटर नहीं हो, जिसके कोई अनइंकम्बर्ड मतलब जिनपे कोई इनकम्ब्रेंस, जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं हो, जो उसके 10% ऑफ टर्म डिपॉजिट एसी वाली, उसको अपन ने अलग से रख रखा है लाइबिलिटी मीट करने के लिए। लाइबिलिटी मीट करने के लिए अपन ने उसको अलग से रख रखा है। तो क्या दो चीज याद करनी है, 1:20 और 10% ऑफ अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट। 1:20 क्या है, नेट आउट फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 होना चाहिए, और 10% ऑफ अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट टू मीट आउट द लाइबिलिटी। ठीक है। एनी डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट करा है क्या इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट, इन रीपेमेंट, जो भी रीपेमेंट अपन कर रहे थे मेंबर को इंटरेस्ट वगैरह, उस पर भी डिफॉल्ट को आया क्या? नॉर्मल बात है, पढ़ लेना तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर नेट ऑन फंड किसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है मैंने, पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रिड्यूस बाय अनअक्यूमुलेटेड लॉस एंड इंटेंजिबल असेट। वहां यहाँ पे अपन बैलेंस शीट प्रोवाइड द अमाउंट इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल नॉट बी इंक्लूडेड इन नोट एंड फंड। इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, पर अगर जो कारो की एप्लीकेबिलिटी आपको याद हो, जो अपन ने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, कारो की एप्लीकेबिलिटी में अपन को जो देखना था इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ की लिमिट, उसके अंदर तो अपन प्रेफरेंस शेयर को भी लेते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को नहीं लेते। ये इंटरलिंकिंग है, ये चीजें तुमको ध्यान रखनी है छोटी छोटी। ठीक है, ये चीजें तुम देख लेना। ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई हो तो ऐसे 550 से लिंक होगा, एस 18 से लिंक होगा, इंडेक्स 24 से लिंक होगा। कुछ समझाने की जरूरत नहीं क्यों इनसे लिंक होगा, नॉर्मल बात है, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ इनसे लिंक होगा, तुमको लिंक करना है इनसे एग्जाम में। जो ट्रांजेक्शन तुमने रिलेटेड पार्टी के साथ करी है तो सेक्शन 177 और 188 कंप्लाई हुआ है क्या? सीधी बात है, 177 ऑडिट कमेटी वाला जो होता है उसकी अप्रूवल रहती है, रिलेटेड पार्टी में ट्रांजेक्शन में उनको वो जमेला होता है, वो भी कंप्लाई करना है। सेक्शन 188 जो रिलेटेड पार्टी का बोलता है उसकी कंडीशन, कोई भी रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन अगर तुमने करा है तो सेक्शन 177 और 188 की कंडीशन पूरी हुई है क्या, और उसका तुमने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है क्या इस पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नॉर्मल बात है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी में सेक्शन 178 177 188 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी हुई है और प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है अपन एफएस के अंदर, ठीक है। और ऐसे 550 से लिंक करना है वो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। अब अपन ने लिए बोरोइंग फ्रॉम द पेरेंट, बोरोइंग लिए फ्रॉम पेरेंट, नो एग्रीड टर्म्स नाइदर द इंटरेस्ट नॉर प्रिंसिपल हैज बीन रीपेड सो फार। तो वो तो एक अपन ने पढ़ा था कि अपन ने क्लॉज नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि कोई भी इंटरेस्ट की अपन ने रीपेमेंट का शेड्यूल नहीं बना रखा हो, इंटरेस्ट कब देना है, प्रिंसिपल कब देना है, ये चीज अपन ने पढ़ी थी वहां पे। तो वहां पे रिपोर्टिंग होगी क्लॉज नंबर 3 पे, पर यहाँ पे तो सर आप देख रहे हो यहाँ पे तो क्लॉज नंबर 13 पे हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोन देना था, ये लोन ले रहे हैं रिलेटेड पार्टी से, वो लोन देना था, ये लोन ले रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन में अपन ने ली है तो इसलिए यहाँ पे ये रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीजें परेशान कर जाएगी एग्जाम में। कंपनी का कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या, मतलब कंपनी का इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या? सिस्टम जितनी बड़ी कंपनी है उस हिसाब से इंटरनल ऑडिट सिस्टम है ना, ऐसा वाला। whether the company is enter into non-cash transaction during the sorry कहाँ पूछ गया, हाँ, whether the company is internal audit system as commensurate the size and nature of business के हिसाब से इंटरनल ऑडिट सिस्टम है। और जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट ने अपने हाथ में लेके पढ़ी है, मतलब ध्यान देके पढ़ी है, मतलब जो इंटरनल ऑडिट की सिस्टम थी उसको कंसीडर करा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, एक बार पढ़ी है कि इसने कोई डिस्क्रिपेंसी वगैरह कुछ निकाली है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, नॉर्मल चीजें। ये भी बहुत नॉर्मल क्लोज है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर, डायरेक्टर या फिर उसके मिलने वालों के साथ, डायरेक्टर या फिर उसके मिलने वालों के साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कुछ कंडीशन पूरी नहीं करे, ठीक है ना, तुमको भी पता है ये चीज। नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते डायरेक्टर उनके मिलने वालों के साथ अनटिल एंड अनलेस कुछ आपको कंडीशन पूरी करनी चाहिए। तो आपको उनको बताना है कि वेदर द कंपनी इज एंटर इनटू नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर या फिर उनके मिलने वाले, अगर ऐसा है तो क्या सेक्शन 192 की कंडीशन कंप्लाई हुई है क्या? सेक्शन 192 की कंडीशन ये जो दे रखी है ये तुमने लॉ के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखी है, इसलिए मैं तुमको वापस नहीं समझाने वाला, इतना ध्यान मैं ज्यादा नहीं देने वाला इन पे, ठीक है। ये भी हो गया। अब होने वाला है ऐसे तो रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, जो कंपनी अपन ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी को क्या आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? सेक्शन 145, सेक्शन 45 आई है, अगर तुम एनबीएफसी वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो तो उसके अंदर होता है 145 आई ए वाला, एनबीएफसी वाला, अगर किसी कंपनी की इनकम, अगर किसी कंपनी की इनकम 50% इनकम फाइनेंशियल इनकम में प्लस 50% असेट फाइनेंशियल असेट है,
50% इनकम भी फाइनेंशियल इनकम है प्लस 50% असेट भी फाइनेंशियल असेट है, तो उसको सेक्शन 45A उसको आरबीआई के अंदर एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको आरबीआई के अंदर एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो क्या आप जो कंपनी की ऑडिट कर रहे हो उसके ऊपर भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है क्या कि उसको सेक्शन 45A का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत हो? अगर ऐसा है तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन लिया है क्या? अगर ऐसा है तो लेना पड़ेगा ना, तो अपन बताएंगे कि नहीं भाई है पर इसने नहीं लिया या लिया है, जो भी कंडीशन है। और क्या एनबीएफसी का बिजनेस कर रहा है क्या? वो एनबीएफसी का बिजनेस कर रहा है तो क्या वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है वो एनबीएफसी वाले चैप्टर में, अभी चलो तुमने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो बाद में देखेंगे। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में एक और चीज बोली कि आप तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो ही हो, आपके ग्रुप के अंदर क्या एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? तो क्या देखना है, क्या आरबीआई के अंदर रजिस्टर लेना है क्या 145 आई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? मतलब क्या आप एनबीएफसी हो क्या? मतलब क्या आप एनबीएफसी है क्या? 45 आई के अंदर आरबीआई का रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? मतलब क्या आप एनबीएफसी हो क्या? एनबीएफसी हो तो क्या आप सीआईसी वाली एनबीएफसी हो क्या? अगर आप सीआईसी वाली एनबीएफसी हो तो क्या आपके साथ और भी सीआईसी वाली एनबीएफसी है क्या? ठीक है, चारों क्लोज इंटरलिंकिंग है, ये तुम देख लेना। कैश लॉसेस वाला, ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी को कोई भी कैश लॉस हुए है क्या? ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दोनों। ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड कैश लॉस इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको रिपोर्ट करना है ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर दोनों साल आपको कैश लॉस हुआ है तो बताओ एक बार आपको, और अमाउंट क्या था कैश लॉस का? अगर ऐसा है ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आप यहाँ पे अमाउंट बताओ कैश लॉस का। ठीक है, और एक और, ड्यूरिंग द ईयर क्या रेजिग्नेशन दिया है क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने? ड्यूरिंग द ईयर कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है क्या? ड्यूरिंग द ईयर किसी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है क्या? अगर ऐसा है तो जो अपन अभी अपन ऑडिट कर रहे हैं तो अपन को उसका देखना पड़ेगा ना कि उसने क्यों रेजिग्नेशन दिया, उसका क्या इशू थे, क्या ऑब्जेक्शन थी, क्या कंसर्न रेज करा था, उसने क्यों रिएक्ट किया। हो सकता है अपन ने ऑडिट एक्सेप्ट कर दिया, उसके इशू वगैरह नहीं देखे हो, उसने कोई फ्रॉड ढूंढा हो पर कंपनी मान नहीं रही हो तो इसलिए उसने रिजाइन करा हो, तो वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। अब इस रेजिग्नेशन को आपको लिंक करना है एडीटी 3 ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। याद करो कंपनी में जब ऑडिटर रेजिग्नेशन देना है तो उसको एडीटी 3 के अंदर फाइल करना पड़ता है आरओसी वगैरह के साथ, वरना उसकी 50,000 वगैरह की पेनल्टी है, 50,000 की मतलब बाकी भी बहुत सी पेनल्टी अलग अलग वाली है, उसकी पूरी पेनल्टी की लिस्ट है। ठीक है, तो उससे उसको आपको लिंक करना पड़ेगा, जब भी कारो का क्वेश्चन आएगा आपको ये क्लोज तो देना ही देना है, साथ में एडीटी 3 140 सबसेक्शन 2 का भी देना है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में स्पेसिफिक लिखा हो कारो का है तो बात अलग है, वरना आपको सारी रिक्वायरमेंट एक साथ देनी होगी। ठीक है, ऐसे ही एक और इसको ऐसे 570 से लिंक करना है आपको, मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑफ कंपनी एबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटी। क्या आपको लगता है ड्यूरिंग जो कंपनी की मटेरियल ऐसे 570 है ना गोइंग कंसर्न, आपको लगता है कि आप अभी जो इसके फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह सब चीजें जो भी कंपनी की औकात देख रहे हो, फाइनेंशियल रेशियो बैलेंस शीट वगैरह देख रहे हो, फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फाइनेंशियल असेट, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये सब चीजें देख के आपको लगता है, मैनेजमेंट का प्लेन भी देख लिया, मतलब बहुत गंदे गंदे फाइनेंशियल रेशियो, मैनेजमेंट का प्लेन भी सुन लिया, ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिससे कंपनी की नेटवर्क इंक्रीज हो जाएगी, बहुत गंदे गंदे प्लेन है, तो क्या आपको ऑडिटर को ऐसा लगता है, उसका ओपिनियन है कि कंपनी को मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एग्जिस्ट करती है कि वो आगे रन नहीं कर पाएगी, कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगी, ऐसा कहां तक की फाइनेंशियल लायबिलिटी, नेक्स्ट 1 ईयर में जो ड्यू होने वाली है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगी, ऐसा है क्या? मतलब अभी यहाँ पे अपोजिट में दे रखा है, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट रिपोर्ट पे नहीं, ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे ऐसा लगता है कि कैपेबल है ना कंपनी मीट करने की लायबिलिटी, 1 ईयर की लायबिलिटी जो भी 1 ईयर के अंदर ड्यू होने वाली है वो लायबिलिटी मीट करने की कैपेबल है, वो चीजें देखनी है। फर्दर फंड, ये क्लोज वाला ना, चलो बता देता हूँ, ये क्लोज अभी तक सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है तो क्लोज कोई रिलेवेंट रखता नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, तो मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है। ये तो है सेक्शन, ये तुम पढ़ लेना खुद से, मैं तुमको बताता हूँ ये सेक्शन क्या कहना चाहता है, ये जो 2 रिक्वायरमेंट है ना, क्या 2 रिपोर्टिंग करनी है, वो ये 2 रिपोर्टिंग यहाँ पे मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ। जो सीएसआर का अमाउंट होता है, सीएसआर है, सीएसआर का होता है ना 2% ऑफ आपको अपना एवरेज प्रॉफिट आपको स्पेंड करना पड़ेगा सीएसआर अमाउंट, तो 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, समझो 100 लाख का है वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, राइट? तो 100 लाख के अंदर से 100 लाख के अंदर से आप 20 लाख तो आप स्पेंड कर चुके हो, 100 लाख की लाइबिलिटी बन गई आपकी सीएसआर की, 20 लाख तो स्पेंड कर चुके हो, 80 लाख अभी तक आपका अनस्पेंड है। 80 लाख क्यों अनस्पेंड है? 80 लाख के अंदर से जो 60 लाख है,
वो तो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है सीएसआर का, सीएसआर का एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, साल खत्म हो गया पर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब मल्टीपल ईयर का प्रोजेक्ट है सीएसआर का, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, धीरे धीरे करके मैं सीएसआर का वो प्रोजेक्ट पे मैं लगा दूंगा पैसा तो ऑटोमेटिक सीएसआर हो जाएगा। वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मल्टीपल ईयर चल रहा है, कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं सीएसआर के लिए, मल्टीपल ईयर प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो 60 साल 80 लाख के अंदर से 60 लाख का तो ऐसा है जो मल्टीपल ईयर वाला प्रोजेक्ट है, तो वो 60 लाख का जो रुपए है अदर, तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और जो रिमेनिंग 20 लाख का प्रोजेक्ट है वो ऑनगोइंग नहीं है, वो तो आपने स्पेंड करा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो एक तो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला और एक है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला है जो मैं बोल रहा हूँ 20 लाख, 20 लाख अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, आपको ये लगाना था पर आपने लगाया नहीं है, तो विथ इन 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर शेड्यूल 7 का एक फंड बनाया है, शेड्यूल फाइनेंशियल ईयर शेड्यूल 7 का एक फंड है, उसके अंदर पैसा डाल दो, जैसे डिविडेंड वगैरह के अंदर होता था ना, आईपीएफ वगैरह के अंदर पैसा डालना है, सेम वैसा ही है इन्वेस्ट एजुकेशन पीएफ फंड वाला, सेम वैसा ही कि अगर आपने सीएसआर का एक्सपेंडिचर नहीं करा है तो विथ इन 6 मंथ के अंदर आप शेड्यूल 7 के अंदर पैसा डाल दो, अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। पर अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो ये 60 लाख का अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा एक बार तो आप जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल दो। जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, जब आप उस प्रोजेक्ट में वापस लगाओ, तब उस अकाउंट से निकाल के लगा लेना, तब उस अकाउंट से निकाल के लगा लेना। तो एक बार तो ईयर खत्म हो गया, आपका जो 60 लाख का पैसा है एक बार आप उसको अलग से निकाल के रख दो, इसका मतलब एक बार अलग से निकाल के रख दो 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसको अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल दो। अब आपको उसको स्पेंड करना है 3 साल के अंदर अंदर, आपको 3 साल के अंदर अंदर उसको स्पेंड करना है। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर भी उसको स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो 3 साल के खत्म होने के बाद विथ इन 30 डेज उसको शेड्यूल 7 के फंड के अंदर डाल दो कि आप पैसा खाने वाले हो, जनता पे नहीं लगाने वाले हो, तो उसको डाल दो इसके अंदर, शेड्यूल 7 के फंड के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये इसकी रिपोर्टिंग है, अनइम्पोर्टेंट क्लोज है, सेक्शन अब तक लागू ही नहीं हुआ है ये, ठीक है, फिर भी पढ़ लेना, ऐसे का कोई भरोसा नहीं है। अब ये वाला जो क्लोज में तुमको बोला था स्टार्टिंग में, तुमको बोला था सीएफएस पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो नहीं लगता है एक्सेप्ट वन क्लोज, वो ये वाला क्लोज था, ये वाला सीएफएस पे लगेगा, कारो सीएफएस पे भी लगेगा वाला। कोई भी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क कारो के अंदर है, कोई भी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क कारो के अंदर है, वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क इन ऑडिटर कारो रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा एडवर्स रिमार्क है ग्रुप कंपनीज पे, ग्रुप कंपनीज में मैं ऑडिट कर रहा हूं अलग कंपनी की, और उसकी ग्रुप कंपनी में उसकी सब्सिडरी होल्डिंग वगैरह के अंदर या किसी भी ग्रुप कंपनी के अंदर किसी उस दूसरे ऑडिटर ने वहां पे या फिर अपन ने उसके ऑडिट अपन कर रहे तो दूसरी कंपनी जो उसकी मिलने जुलने वाली कंपनी उस पे क्या कारो पे एडवर्स रिमार्क है क्या, अगर है तो उसकी डिटेल दो। वेदर द कंपनी हैविंग क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन कारो रिपोर्ट ऑफ कंपनीज इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो जो कंपनीज इंक्लूड होती है, सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, उनके अंदर किसी पे भी उनमें से किसी भी कंपनी की कारो रिपोर्ट के अंदर एडवर्स रिमार्क है क्या, है तो उसकी आप डिटेल दो। डन, सारे क्लोज हो गए। एक इसके अंदर रीजन फॉर अनफेवरेबल क्वालिफाइड आंसर, अगर ऊपर वाले रिपोर्ट के अंदर अपन किसी के अंदर भी कोई एडवर्स रिमार्क देते कि ये कंपनी ने गंदा करा है, इसकी कारों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी है, तो उसके साथ एक छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन भी देना होता है ना, वो ये अगर अपन ने अनफेवरेबल, मतलब बहुत अनइंपॉर्टेंट चीज है, फालतू चीज है, अनफेवरेबल क्वालिफाइड चीजें दी है तो उसको बताओ कि आप किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये अनफेवरेबल, आप ये क्वालिफाई कर रहे हो रिपोर्ट को किस बेसिस पे, नॉर्मल बेसिस एक्सप्लेन करो। और अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो ओपिनियन, डिस्क्लेमर वाला याद करो, तो आप बताओ कि सारी चीजें बताओ, पूरा फैक्ट बताओ रीजन के साथ कि आप क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आपका ओपिनियन इस पर, ये चीज बताओ, ठीक है। हो गया, मेरे हिसाब से मैंने मेरा बेस्ट डिलीवर करा है। ये नोट्स आपको बता दूं, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, हेमंत सोमानी, सीए हेमंत सोमानी बिना गेप दिए, सीए हेमंत सोमानी, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में सर्च करो, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी फ्री में, सब कुछ फ्री में दे रखा है मेरे वहां पे, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आवाज से आके भी ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलो ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आने वाली कंपनी ऑडिट की मस्त वाले चार्ट के साथ, ऑलमोस्ट नोट्स तैयार है मेरे, ठीक है, चलो बाय बाय।